बस हम लोग यहीं पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया जाए। तो आज रिसर्च मेथड के कुछ बेसिक यानी प्री रिसर्च मेथोडोलॉजी के बाद आज हम लोग रिसर्च मेथड में घुसे हैं और फुल रिकैप आज हम लोग करेंगे एक बार फिर से, जितनी चीज़ों को हम लोग पढ़े हैं डिटेल में नहीं, ऊपर ऊपर से कि रिसर्च क्या है और क्या नहीं है। अब क्या करना है कि एक टॉपिक वाइज हम लोग को पकड़ के, एक टॉपिक को पकड़ के उसको अच्छे से पढ़ना है सारी चीज़ों को, जिससे कि ऑब्जेक्टिव हम लोग अटेम्प्ट कर पाए। तो इसमें सबसे पहले जो है ना, रिसर्च क्या है और क्या नहीं है, इसकी बात आती है। जब भी हम लोग रिसर्च की बात करते हैं तो बात आती है डिफिनीशन की, कि रिसर्च को आप कैसे डिफाइन करते हैं। तो सरल भाषा। अच्छा, ओके। तो फिर से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। रिसर्च मेथड की जब हम लोग बात करते हैं तो जर्नी है, यात्रा है। यात्रा क्या होता है, हमेशा दो पॉइंट्स के बीच होता है, पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई। तो दो पॉइंट्स के बीच, तो एक पॉइंट अगर हम लोग कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो नोन से अननोन की तरफ यानी ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ने की यात्रा का नाम रिसर्च है। लेकिन जब हम लोग अज्ञात से ज्ञात की तरफ, सॉरी, ज्ञात से अज्ञात की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या होता है वैसे में, हम हमें ये पता है और हमें ये नहीं पता है, तो हमें जो नहीं पता है, हमें वो जानना है। उस दिशा में जब हम लोग बढ़ते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग जान लेते हैं, और जानने के बाद वापस क्या हो जाता है कि उसमें हम लोग फिर कुछ ऐसी चीज़ें खोज लेते हैं, जिसको हम लोग को जानना ज़रूरी है। तो रिसर्च इसीलिए एक साइक्लिकल प्रोसेस है, ठीक है? ज्ञात से अज्ञात और अज्ञात से ज्ञात की तरफ, ये चीज़ को ध्यान रखना है। नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछे जाते हैं। सरलता से अगर पूछे जाएँगे सिंपल कि रिसर्च क्या है, अगर ऐसा नहीं रहेगा, इस तरीके से डीप में क्वेश्चन नहीं रहा, सुपरफिशियल क्वेश्चन रहा, तो नॉर्मली आप क्या कहेंगे कि ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाना जो है रिसर्च है। लेकिन अगर आप विस्तार में समझें, तो रिसर्च क्या है? दोनों है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ भी जाना और अज्ञात से ज्ञात की तरफ भी जाना। ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग लग रहा होगा सुनने में। बोर्ड दिख रहा है सबको क्या? जी सर। हाँ, ठीक है। ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग लग रहा होगा सुनने में, पर इसको एक बार फिर से हम डील करके सरल कर देते हैं। अज्ञात से ज्ञात की तरफ जाना का क्या मतलब? अगर आप कोई चीज़ नहीं जान रहे हैं, आप उसको जानने के लिए रिसर्च करेंगे, ठीक है? तो हम लोग कहाँ गए? अज्ञात से ज्ञात की तरफ, अननोन से नोन की तरफ। लेकिन अगर आप कोई चीज़ जान रहे हैं और फिर कोई चीज़ नहीं जान रहे हैं, तो उस जानी हुई चीज़ का उपयोग करके ही तो उसको जानने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको मैथ, जैसे मैथ आप जान रहे हैं, तो मैथ का उपयोग करके आप 2 चरों के बीच में क्या करेंगे? रिलेशन निकालेंगे, जिसको स्टैटिस्टिक्स हम लोग कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? ज्ञात का उपयोग करेंगे अज्ञात को जानने के लिए, और फिर कोई चीज़ अगर अज्ञात है, तो उसको हम लोग को ज्ञात भी करना है। तो इस तरीके से इसको समझिए, इसमें कन्फ्यूज़न का कोई स्कोप नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिसर्च के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं, तो कीवर्ड्स याद करना ज़रूरी है, कि आपको ना पूरा का पूरा याद नहीं करना है। जैसे पैट का एग्ज़ाम आप लोग लिखने वाले हैं, तो पूछ दिया जाएगा कि व्हाट इज़ रिसर्च? ये सब बेसिक्स क्वेश्चन है, जो कि पैट के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, कि टाइप्स ऑफ रिसर्च में पूछ देगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, ये रिसर्च क्या होता है, वो रिसर्च क्या होता है, ठीक है? और बेसिक्स तो ज़रूर से ज़रूर पूछता है। फीचर्स ऑफ रिसर्च, की रिसर्च शोध की विशेषताएँ क्या है? पैट के एग्ज़ाम में 3 तरह के क्वेश्चन आएँगे। शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। जिसमें कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है हम लोग पीजी में दे चुके हैं।
एग्ज़ाम, लेकिन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग नहीं दिए हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मतलब समझिए 2 लाइन का, 2 सेंटेंस का, ठीक है? सटीक जवाब देने वाला, जैसे ओरल क्वेश्चन होता है उस टाइप का। तो इसीलिए आप लोगों को कीवर्ड्स याद रहना ज़रूरी है, ठीक है? अब हालाँकि नेट के एग्ज़ाम में इतना हल्का क्वेश्चन आए हमको उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो वो भी नहीं छूटेगा आप लोग से। साइंटिफिक मेथड, रिसर्च क्या है? एक वैज्ञानिक विधि है, सिस्टमैटिक है ना? एक तरीके से उसको किया जाता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी करने लगे, है ना? वो रिसर्च हो गया, नहीं। एक विधि उसमें ज़रूरी है, सिस्टमैटिक वे है करने का। उसके बाद क्या है? इंक्रीज़ेज़ नॉलेज, रिसर्च क्या करता है? नॉलेज को इंक्रीज़ करता है। अब इसके आधार पे आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए, शोध क्या है? ठीक है? और इसका आंसर लिख के हमको दिखाइएगा। जब लिख लीजिएगा आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, अपने पेड वाले ग्रुप में जिसमें हैं आप, उसमें सेंड कर दीजिएगा अपना आंसर, ठीक है? तो हम देख कर के रिस्पॉन्स डिस्कस करेंगे। उसमें कीवर्ड्स जो है इन चीज़ों का यूज़ होना चाहिए, ज्ञात-अज्ञात शब्द का यूज़ होना चाहिए, यात्रा शब्द का यूज़ होना चाहिए, साइंटिफिक मेथड का, सिस्टमैटिक और इंक्रीज़ नॉलेज। मिनिमम इतनी चीज़ें उसमें होनी ही चाहिए। उसके अलावा बाकी आपकी जो समझ है वो आप दिखा सकते हैं, ठीक है? कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, जितना मर्ज़ी उतना लिखिए इस पे। बस अपनी भाषा लिखनी है, ये नहीं करना है कि नेट से देख लिया, कि कहीं किताब से देख लिया, उसके बाद लिख लिया, नहीं। आपकी जो समझ है वो कागज़ पे उतारिए। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ नॉट रिसर्च। रिसर्च क्या है ये तो हमने जाना, अब रिसर्च क्या नहीं है ये जानना है। केवल डेटा कलेक्शन करके रख लिया हमने, है ना? तो वो रिसर्च नहीं है। डेटा कलेक्शन के बाद का भी स्टेप करना होता है, ऐसा नहीं कि सब कुछ कर लिया, डेटा कलेक्ट कर दिया, हो गया रिसर्च, ना। उसको डेटा को एनालाइज़ करना, उसको आप कैसे प्रॉपर वो करेंगे। जैसे मेरा ईजी मशीन जो आप लोग देखे होंगे, जिनको जानकारी होगी, तो उसमें क्या है कि फ़िलहाल हम केवल डेटा कलेक्शन तक ही पहुँच पाएँ। डेटा को एनालाइसिस कैसे करना है, इसको समझने में और इसको कर पाने में मेरा छक्का छूट रहा है, क्योंकि उतना कॉम्पिटेंस नहीं है हमको कि इंजीनियरिंग पूरा का पूरा हम पढ़ लें, कोर्स उसका 3 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स का, और उसको एनालाइसिस करने का मेथड हम बना लें खुद से। तो अब हमको साथ में किसी इंजीनियर के साथ कोलैबोरेट करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो क्या हुआ कि मेरा जो ये पूरा प्रोसेस हुआ, सब कुछ हम किए, डेटा कलेक्शन तक पहुँच गए, इलेक्ट्रोड वगैरह लगा के ध्यान मेडिटेशन वगैरह करके अल्फ़ा वेव, बीटा वेव, गामा वेव, डेल्टा वेव, सारा कुछ जनरेट कर के अलग-अलग टाइम पे हम रिकॉर्डिंग्स ले रहे हैं। लेकिन उन रिकॉर्डिंग्स और डेटा का मतलब क्या है? अर्थ क्या है? कैसे उसको एनालाइज़ करके हम एक प्रॉपर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट करेंगे? इसका तरीका हमको नहीं मिला, और जो तरीका है तो वो पेड है। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, तो पेड सॉफ्टवेयर भी संभव नहीं है कि उतना हम $40,000 का सॉफ्टवेयर खरीद पाएँ। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा अटका हुआ है, तो ये मेरे रिसर्च में काउंट नहीं होगा। अगर हम कहीं पे भी बोलते हैं कि हम इस पे स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो काउंट नहीं होगा जब तक उस डेटा का एनालिसिस ना करें। दूसरी चीज़, रिपीट द प्रीवियस रिसर्च। पहले किसी का रिसर्च किया हुआ है, आपने उसको उठा लिया, रिपीट कर दिया, अपने नाम से छाप दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, तो उसको भी रिसर्च नहीं माना जाता है। लेकिन जैसा कि हम बताए थे कि हम लोग के साइकोलॉजी में यूजुअली क्या होता है कि इनकम स्टेटस और जो शहर है, ठीक है? मतलब समाज या परिवेश चेंज कर दीजिए, या जो पार्टिसिपेंट है, उसको चेंज कर दीजिए, डेमोग्राफी उसको कहते हैं। रिसर्च की डेमोग्राफी चेंज कर दी, यानी जिस पॉपुलेशन पे आप रिसर्च कर रहे हो उसको चेंज कर दीजिए, या फिर जिस समाज, जिस परिवेश में रिसर्च किया जा रहा है उसको चेंज कर दीजिए, और सेम का सेम किसी का रिसर्च डिज़ाइन कॉपी पेस्ट करके उठा करके लोग कर लेते हैं। तो आप बोलिए कि जब सर प्रीवियस रिसर्च को रिपीट किया, तो यहाँ भी तो वही किया गया, तो फिर तो ये रिसर्च नहीं हुआ। नहीं, यही तो है ना कि हम लोग का साइकोलॉजी एक सोशल साइंस है। किसी भी रिसर्च या किसी भी स्टडी को जब एक अलग सामाजिक परिवेश में किया जाता है, तो उसके परिणाम अलग आएँगे ना। उससे ये पता चलेगा कि देखिए, इस सामाजिक परिवेश में ऐसा हुआ, लेकिन हमने जब इसको इस सामाजिक परिवेश में किया, दूसरे सामाजिक परिवेश में किया, तो ऐसा आया। जैसे मान लीजिए कि डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी की स्टडी आप कर रहे हैं, अ, एक जनरल पॉपुलेशन पे, रैंडमली आपने सेलेक्ट कर लिया पीजी के बच्चों को, ठीक है? और 50 बच्चों को आपने उसमें सेलेक्ट करके उस पे जनरल कर लिया। अब मैं क्या करूँ, सारा सब कुछ वही हो, क्वेश्चनायर वही हो, डेटा कलेक्शन का मेथड वही हो, पर हम जनरल पॉपुलेशन पे नहीं करके मैंने उस पॉपुलेशन के को इनकम बेसिस पे 3 विभागों में बाँट दिया। लो इनकम ग्रुप्स, मिडल इनकम ग्रुप्स और हाई इनकम ग्रुप्स, और उसके बाद तीनों ग्रुप पर अलग-अलग जो है स्टडी हमने की। तो इससे क्या हो गया कि
हमारा जो डेटा था, प्रीवियस जो रिसर्च था, उसको किस एंगल से हमने देखा? हमने देखा उसमें एक नया एंगल जोड़ा कि सामाजिक स्तर जो है, जो इनकम स्तर है, उससे वो कैसे रिलेट करता है, या फिर जेंडर बेसिस पे कर दिया, या फिर हो सकता है प्रोफ़ेशन बेसिस पे कर दिया कि क्या किसी सर्टेन प्रोफ़ेशन के लोगों में स्ट्रेस ज़्यादा है ना? तो इस तरीके से क्या है कि रिपीट द प्रीवियस और रिसर्च, मतलब सेम टू सेम रिसर्च जो है, वो आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्लेइंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है? शब्दों के साथ खेलना। जो लोग शब्दों के साथ बहुत अच्छे होते हैं, सेम ऐसे को इस तरीके से लिखेंगे ना कि आप 2 ऐसे को अगर पढ़ेंगे तो लगेगा कि दोनों अलग-अलग ऐसे, और इसी ऐसे को सेम टू सेम कॉपी करके लिखते हैं लोग। लेकिन एक भी सेंटेंस नहीं मिलेगा, एक भी वर्ड नहीं मिलेगा। बेसिक आइडिया चुरा लिया और शब्द अपना लिख दिया। तो इस तरीके से भी प्लेइंग ऑफ वर्ड्स को रिसर्च नहीं कहा जाता है। और दूसरा, उसके बाद रिसर्च किसको नहीं कहा जाता है? तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेटा। हमने डेटा एक जगह से उठा के दूसरे जगह डाल दिया, ठीक है? उसका कॉन्टेक्स्ट बदल दिया और कह दिया कि हमने रिसर्च कर दिया, तो ये भी रिसर्च नहीं है। आप डेटा को यूज़ करेंगे अपने कॉन्टेक्स्ट में, वो अलग चीज़ है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का मतलब नहीं है कि यहाँ से डेटा उठाया, वहाँ से डेटा उठाया और उसके बाद जो है एक पेपर लिख दिया, हो गया रिसर्च, ना। दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेटा। हाँ, स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, हम लोग के सोशल साइंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, ऐसे स्टैटिस्टिक्स से जो लोग पीजी कर रहे हैं, तो उनका तो काम ही है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का ना। तो वो डेटा कलेक्ट नहीं करके वो क्या करते हैं, एक भारत सरकार की साइट है, data.gov.in, उसपे बहुत सारे आंकड़े जो है ना भारत सरकार के डाले जाते हैं। तो बहुत बड़ा-सा डेटा सेट होता है, लाखों लोगों का डेटा, करोड़ों चीज़ों का डेटा, हज़ारों हज़ार डेटा। तो उसपे वो लोग अपना स्टैटिस्टिकल मेथड से उसको अलग-अलग तरीके से एनालिसिस करके देखते हैं। तो वो उनके लिए काम कहा जाएगा, हमारे लिए वो नहीं कहलाएगा। तो अब आते हैं हम लोग प्रोसेस ऑफ रिसर्च। तो प्रोसेस ऑफ रिसर्च के 8 स्टेप्स हैं, वही सेम 8 हैं जो हम लोगों ने पीजी में भी पढ़े हैं। तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि प्रोसेस ऑफ रिसर्च में हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, यानी शोध के चरण। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, समस्या की पहचान। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समस्या की पहचान करेंगे। दूसरा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे। समस्या की पहचान क्या चीज़ है? समस्या की पहचान ये है कि एक्चुअली में हमको करना क्या है, मेरा प्रॉब्लम क्या है ना? व्हाट इज़ द टॉपिक ऑन व्हिच आई वांट टू वर्क अपॉन, इसको पहचानना सबसे पहला स्टेप है, तभी तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर जाके क्या बोलेंगे कि बस डिपार्टमेंट में चले गए और कह रहे हैं गाइड को हमको रिसर्च करना है। गाइड पूछ रहे हैं किस बात पे रिसर्च करना है? कुछों पे कर लेंगे। ये मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है ना, बहुत जगहों का ये हाल होता है। पर मेजॉरिटी का हाल होता है, पर जो लोग पढ़ते हैं उनका हाल नहीं होता है। उनको लगभग-लगभग आइडिया होता है, इस चीज़ पे कर सकते हैं, इस चीज़ पे कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो ध्यान में रखी जाती है, ठीक है? तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती है कि क्या प्रॉब्लम फ़ीज़िबल होना चाहिए, ठीक है? फ़ीज़िबल का मतलब करने योग्य। ऐसा प्रॉब्लम नहीं उठा लिए। अब जैसे मान लीजिए कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि शनि ग्रह के आस-पास जो वलय बनते हैं, छल्ले बनते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि शनि ग्रह ऐसे होता है गोल-सा और इसके आस-पास ऐसे करके एक रिंग जैसा, एक नहीं बहुत सारे रिंग्स ऐसे बने होते हैं। रिंग्स का एक सीरीज़ होता है। तो मेरे मन में ये आया कि शनि ग्रह के आस-पास के जो रिंग्स बने हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी रिंग्स हैं, उन सारे रिंग्स में कौ जो कंपोज़िशन है मटेरियल का, हाइड्रोजन गैस होगा, नियॉन गैस होगा, तो वो अलग-अलग दूरी के साथ जो है, उसके रिंग्स के कंपोज़िशन में कैसे-कैसे बदलाव होता है। मतलब सरफ़ेस के पास जो नज़दीकी रिंग है, उसमें किस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है, उससे आगे बढ़ाएँ तो किस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है, उसके आगे बढ़ाएँ तो किस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है। हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई कर लिया, मेरी समस्या, मेरी जिज्ञासा मिल गई। लेकिन अब आप बताइए, भागलपुर में बैठ कर के यहाँ पे क्या हम संभव कर पाएँगे टीएमबीयू में इस चीज़ को? नहीं कर पाएँगे। क्यों नहीं कर पाएँगे? क्योंकि उसके लिए जो रिसोर्सेज़ चाहिए, ठीक है? जो फंडिंग चाहिए, जो टाइमिंग चाहिए, जो गाइडेंस चाहिए, जो कॉम्पिटेंस चाहिए, कुछ नहीं है मेरे पास। प्रश्न था स्पेस साइंसेज़ का, कॉम्पिटेंस क्या है? साइकोलॉजी का, ठीक है? सामने गाइड कौन बैठे हैं? साइकोलॉजी के प्रोफ़ेसर, और आपको पूछना क्या है? स्पेस साइंसेज़। तो हम लोग को स्ट्रिक्टली क्या होता है कि अपने फ़ील्ड में
वो आपको देखना होता है कि हाँ, अपने फ़ील्ड में और आपके सामने जो रिसोर्स हैं, जो गाइड हैं, वो किन टॉपिक पे हमको गाइड कर सकते हैं। उनका स्पेशलाइज़ेशन देखना है कि उनका किन-किन टॉपिक पे वर्क है। कई बार स्पेशलाइज़्ड नहीं भी होते हैं उस टॉपिक के तो भी आपको जो है गाइड वो कर सकते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफ़िकेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि ऐसी समस्या का चुनना जो बेतुका ना हो, जिसको खर्च के लिहाज से किया जा सके, जिसको श कॉम्पिटेंस के लिहाज से किया जा सके, है ना? गाइडेंस के लिहाज से किया जा सके, जिसके लिए रिसोर्स अवेलेबल हो। अब हमको नैनो टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करना है, ठीक है? और लाइब्रेरी भी नहीं है मेरे पास, लाइब्रेरी का एक्सेस नहीं है, कहाँ से आप कर लीजिएगा? लाइब्रेरी के एक्सेस की जब बात आती है, तो जब आप अच्छी यूनिवर्सिटी से वो चीज़ करेंगे, तो कुछ वर्चुअल लाइब्रेरीज़ होती हैं। आपको पता है कि किसी भी किताब का पीडीएफ शेयर करना जो होता है ना, वो कानूनी अपराध है। तो इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह पे यहाँ-वहाँ जहाँ पीडीएफ शेयर किए जाते हैं, कुछ टाइम के बाद उस चैनल्स को बैन कर दिया जाता है। तो पीडीएफ फाइल क्या होती है बेसिकली वो पब्लिशर के लिए होती है कि पब्लिशर उसको छापेगा बस, उसके अलावा हम लोगों को परमिशन नहीं होती है उसको सर्कुलेट करने की। तो इस कारण से क्या हो जाता है कि किताबों की पीडीएफ फाइल भी मिलनी मिलनी मुश्किल हो जाती है, हार्ड कॉपी तो कितना ही पढ़ेगा लोग। तो इसका एक सॉल्यूशन बन के आया है, उसको कहते हैं डिजिटल लाइब्रेरी या ऑनलाइन लाइब्रेरी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने पीडीएफ फाइल्स खरीद के उसको ऑनलाइन डाला है, आपका वहाँ पे अकाउंट होगा या आपके कॉलेज का अकाउंट होगा, वो आपको दिया जाएगा, उसके थ्रू आप उसमें लॉगिन करेंगे और आप सारे पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से क्या होगा कि रिसोर्सेज़ क्या-क्या हैं, गाइड क्या है, कॉम्पिटेंस क्या है, सारी चीज़ों को हम लोग पहचानेंगे। ये आएगा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के अंदर। यानी कि हमने लगभग सेट कर लिया कि क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सेट करने में इतने सारे चरण हमें ध्यान में रखने होंगे। Now second topic if we talk about that is review of literature. Now what is review of literature? बस वही बात जो हम हर बार कहते हैं कि आप दुनिया से कटे हुए थे, आपको फिज़िक्स में बहुत इंटरेस्ट था, दिन भर फिज़िक्स का न्यूमेरिकल बनाते थे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे, देखते थे कोई एक बॉल इतनी ऊँचाई से जा रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी ये वो कर रहे थे। और एक दिन आप पढ़ते-पढ़ते आपके माइंड में यूरेका मोमेंट हुआ। आपको लगा कि अगर किसी लाइन को है ना? ऐसे मोड़ करके रिंग में बदला जाए और उसके बाद उसको रोल कराया जाए, तो फ्रिक्शन बहुत कम आता है। और इससे आपके मन में एक बात पता चली कि अरे! इस तरीके से अगर इसको गाड़ियों में यूज़ किया जाए, नीचे लगाया जाए, तो गाड़ियों को फ्रिक्शन बहुत कम मिलेगा और गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से चलेगी कम फ़ोर्स में। आपने बनाया और दुनिया के सामने ले गए, ठीक है? और कहा कि ये देखो, हमने बनाया है फ्रिक्शनलेस मूवमेंट का एक डिवाइस। दुनिया कहेगी अरे यार! ये तो चक्का है। क्या है मतलब ये तो चक्का बना लिए तुम व्हील बनाए हो 2024 ईस्वी में, हँसेगी दुनिया आपके ऊपर। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आपने जीवन में कभी आग नहीं देखा था, है ना? इंडक्शन वाले घर में आप पैदा हुए देखे, आग पता ही नहीं था। किसी दिन आपने पत्थर से पत्थर टकराया, आग निकल गया और आप दुनिया को बताने चले गए, अरे! आग निकलता है तो पत्थर टकराने से, तो दुनिया हँसेगी आप पे। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर इम्पोर्टेंट है, किस कारण से? एक चीज़ कि आप किए हुए चीज़ को दोबारा ना कर दें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप जो कर रहे हैं, उसके बारे में बैकग्राउंड क्या-क्या है ना? क्या-क्या उस पे काम किया गया, उस क्षेत्र विशेष में लोगों ने क्या काम किया, तो इससे आपके मन में उस क्वेश्चन के को कैसे सॉल्व करना है, अन्य लोगों ने उसके आस-पास के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया है, किन विधियों का इस्तेमाल किया है, इसका लगभग-लगभग आइडिया मिलता है। तो इसीलिए इसको रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं, ठीक है? कि टोटल जो है हम लोग उसको एक-एक करके जितने रिसर्च हुए हैं, आप जितने ज़्यादा रिसर्च पेपर पढ़ेंगे, आप उतने अच्छे होते जाएँगे और रिसर्च को सीखने का सबसे अच्छा तरीका रिसर्च पेपर पढ़ना ही है, रिसर्च इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य, शोध के जो उद्देश्य हैं वो साफ-साफ लिखना होगा। इसी के अंदर आता है ये हाइपोथेसिस वगैरह भी सारा कुछ, ठीक है? 3 और 4 जो टॉपिक है इसके अंदर आते हैं। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव कि उद्देश्य क्या है मेरे रिसर्च का? हम क्या करना चाहते हैं, है ना? क्या मेरे रिसर्च का उद्देश्य जैसे 2 कोशिकाएँ हम लोग के बॉडी में सेल्स होती हैं, 2 सेल्स के बीच में कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, इसका उद्देश्य जानना है तो वो लिखेंगे कि हमारे रिसर्च का उद्देश्य है 2 कोशिकाओं के बीच किस तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है, वो जानना। जो कि बेसिकली एक न्यूरोसाइंस का टॉपिक भी है, सेलुलर केमिस्ट्री का भी टॉपिक है, बायोकेमिस्ट्री का भी टॉपिक है। अब क्या होता है ना कुछ टॉपिक्स मल्टीडिसिप्लिनरी होते हैं, ठीक है? या इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं। उस टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए सिर्फ़ एक व्यक्ति से नहीं होगा। जैसे एक टॉपिक है बीसीआई, ठीक है?
ब्रेन वेव कंप्यूटर इंटरफेस, ठीक है? मेंटल हेल्थ एंड बीसीआई। इसमें क्या है कि आपके ब्रेन में एक चिप लगा दिया जाएगा या ऊपर से कोई इलेक्ट्रोड लगा दिया जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं ये चीज़ मशीन को पता चल रहा होगा, ठीक है? और जैसे कि अभी आप कंप्यूटर चलाते हैं तो माउस यूज़ करते हैं, कीबोर्ड यूज़ करते हैं, कुछ नहीं यूज़ करना होगा। आप मन में सोच रहे हैं TYP टाइप होता है, वहाँ स्क्रीन पे लिखा आ रहा है टाइप। और टॉपिक क्या है कि ब्रेन वेव कंप्यूटर इंटरफेस एंड मेंटल हेल्थ। तो इसमें क्या करना होगा, ब्रेन वेव कंप्यूटर इंटरफेस में एक न्यूरोसाइंस वाले को रखना होगा, जो कि ब्रेन से रिलेटेड जानता है। कंप्यूटर वाले को रखना होगा, जो कंप्यूटर से रिलेटेड जानता है, और मेंटल हेल्थ है तो एक साइकोलॉजी वाले को रखना होगा, ठीक है? तो ये 3 लोग होंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो रिसर्च होता है, वो मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च कहलाता है या इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कहलाता है। आज के विश्व में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जिस भी बंदे को या किसी को भी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है किसी को, और अगर मिलता है, तो फिर आप ले लीजिए, आपके जीवन में फिर करियर की ना चिंता होगी, ना धन की चिंता होगी और ना ही नाम की चिंता होगी। तो वो समझ लीजिए कि सारे करियर्स में सब चीज़ में बेस्ट ऑप्शन है इंटरडिसिप्लिनरी में घुसना। हाँ, तब आपकी अगर ये उम्मीद है कि इंटरडिसिप्लिनरी में घुसने के बाद हमको भागलपुर यूनिवर्सिटी में नौकरी चाहिए या दुमका यूनिवर्सिटी में नौकरी चाहिए, ये भले ही संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी है नहीं। आपको फिर बाहर ही जाना पड़ेगा, ज़्यादातर विदेश या फिर भारत में गिने-चुने आईआईटीज़ करियर के लिए, और करियर मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कि रिसर्च के टाइप्स में ऑब्जेक्टिव की हमने बात कर ली, तो रिसर्च डिज़ाइन की बात आती है। रिसर्च डिज़ाइन क्या है? जैसे कि पहले हम लोग विस्तार से इन सारी चीज़ों पे डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी कार्य को करने का जो प्लानिंग है, जो ब्लूप्रिंट है, खाका है कि ये डिज़ाइन है। अब जैसे हम बताए थे कि अगर पुलिस को पता चला कि किसी व्यक्ति कि अमुक महिला का चेन जो है अमुक जगह से गली से किसी चोर ने छीन लिया है और पुलिस वहाँ पर मौजूद नहीं थी। पुलिस के सामने एक प्रॉब्लम है, किसी एक्स व्यक्ति ने जो है फलानी महिला का चेन छीना है, प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई कर लिया। अब वो लिटरेचर रिव्यू करेगा, ठीक है? लिटरेचर रिव्यू में क्या करेगा, जितने क्रिमिनल्स और अपराधी हैं जिनका फ़ोटो है, उसको महिला थाना जाएगी तो उसको बुलाएगा, दिखाएगा कि देखो ये था क्या? ये था, कौन था देखो तो। तो इस तरीके से करके जो है वो दिखाएगा उसको, और जब दिखाएगा तो जो है वो पता करेगा क्या है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्लियर ऑब्जेक्टिव है चोर पकड़ना। डिज़ाइन, अब वो चोर को पकड़ेगा कैसे? ये जो इन्वेस्टिगेशन का डिज़ाइन होगा, उसको वो प्लान करना होगा कि किस तरीके से चोर पकड़े। अगर चेहरा पता चल गया तो इसका अड्डा कहाँ पे है, वहाँ पे सिविल ड्रेस में जाएँगे, क्या करेंगे? तो पूरा जो काम करने की जो प्लानिंग है, उसको हम लोग रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। इसके बाद आता है कि सैंपलिंग डिज़ाइन, सैंपलिंग कैसे किया जाए, है ना? सैंपलिंग कैसे किया जाए, तो सैंपलिंग आप लोग जानते हैं, फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि सैंपलिंग क्या है? जैसे एक पॉपुलेशन है, यानी जनसंख्या है। मान लीजिए कि भारत में 30 से लेके 35 वर्ष के युवाओं के अंदर हमको स्ट्रेस की स्थिति जाननी है। तो भारत में जितने 30 से 35 वर्ष के युवा हैं, सबके ऊपर तो हम कर नहीं सकते रिसर्च, संभव तो है नहीं। पूरा जीवन बीत जाएगा लेकिन सबको क्वेश्चनायर तो बनवा नहीं पाएँगे हम सबसे। और ये फिर क्या हो जाएगा, फिर वो हम लोग के स्कोप से बाहर, पॉसिबिलिटी क्षमता से बाहर काम हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं होगी। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सैंपलिंग करना होगा। यानी कि कुछ युवाओं का एक सैंपल उठाना होगा और उसपे करना होगा और फिर बताना होगा कि हमने इतने सैंपल पर किया, जिस पे इतना परसेंट ये आया, इतने परसेंट पे ये आया, तो इसको जो हम लोग पॉपुलेशन पे लागू कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन वो है जिसके बारे में हमको जानना है, ठीक है? और सैंपल वो है उसे निकाल के, जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे आप दुकान में जाएँगे चावल या दाल खरीदने के लिए, तो ठीक है, तो आपको जो है क्या करता है कि दुकानदार ऐसे निकाल करके एक स्कूप सा होता है, उससे निकाल करके ऐसे आपको हाथ में थोड़ा-सा देता है सैंपल कि हाँ, देखिए ये है। तो वो क्या है? वही है सैंपल कि आप छोटे से चीज़ को देख कर के, आप छोटे साइज़ को देख कर के आप समझिए, इतना सा सैंपल को देख कर के कि मेन चीज़ ये है। अब दुकानदारी में तो ख़ैर उसको सामान बेचना है। कई बार क्या होता है कि सैंपल दिखाता है कुछ और, लेकिन उसके बाद जो पीछे बोरा में रखता है वो मिक्स करके रखता है, ठीक है? तो आप घर लेके आ आते तब आपको मालूम चलता है कि अरे यार! हाथ में दिखाया कुछ और, अब बोला दूसरे बोरा से निकाल के दे दिया कुछ और। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सैंपलिंग में, सैंपलिंग तो समझ गए, अब सैंपलिंग किस-किस तरीके से की जाए भाई? रैंडम सैंपलिंग की जाए, रैंडम में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग है, अलग-अलग तरीके के सैंपलिंग है। और किस सिचुएशन में
किस तरीके से हम सैंपल इकट्ठा करें, ये कौन बताएगा? ये बताएगा हम लोग का रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है? कि हमारी ज़रूरत क्या है? जब हम लोग सैंपलिंग कर लिए, तो उस सैंपल के ऊपर अब हम लोग अपना जो टेस्ट है वो एडमिनिस्टर करेंगे, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एडमिनिस्टर करेंगे और उसका जो आउटपुट आएगा, ठीक है? हर व्यक्ति स को जो हमने दिया करने के लिए, व्यक्ति ने उसको भरा और उससे जो डेटा निकलेगा उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे यानी जमा करेंगे। डेटा कलेक्ट करेंगे तो डेटा को क्या करेंगे हम लोग संग्रह करेंगे। संग्रह करेंगे तो किसकी बात आएगी? स्टैटिस्टिक्स की बात आएगी। जैसे हम लोगों ने देखा है कि या तो उसको क्लास इंटरवल में सजाएँगे या तो ऐसे जनरली सजा सजा के पहले पहले हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं स्टैट्स में कि एक हम लोग को रॉ डेटा मिलता है, उस डेटा को क्लास इंटरवल में सजाना होता है। फिर क्लास इंटरवल सजाने के बाद हम लोग डेटा पे देखते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, कहाँ पे मीन है, कहाँ पे मीडियन है, कहाँ पे मोड है। और फिर उसके बाद अगर बहुत सारी वैल्यूज़ मीन, मीडियन, मोड से अलग-अलग छितर के भाग रही हैं, तो ये भी देखना होगा कि छितराव कितना है, कितना ज़्यादा जो है मीन से अलग हट रहा है सब कुछ। तो सेंट्रल टेंडेंसी कितनी है और डिसेंट्रल टेंडेंसी कितनी है, ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो ये सब किसमें आता है? ये सब आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो पहले तो हमने एनालिसिस किया और फिर एनालिसिस करने के बाद हम लोग इंटरप्रेट करते हैं कि इस डेटा का मतलब क्या है। तो अब देखिए अगर शाब्दिक अर्थों में हम लोग डेटा का इंटरप्रिटेशन करें, अर्थात कि जैसे हम बात कर रहे हैं, हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? शब्द का यूज़ कर रहे हैं। पैराग्राफ के फॉर्मेट में आप कह सकते हैं, लेक्चर कह सकते हैं। तो इस तरीके से डेटा को बोलना और इंटरप्रेट करना क्या है कि ये एक एक्यूरेट मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि एक सेंटेंस का कई लोग कई तरीके से मतलब लगाते हैं। फिर मेमोरी फ्लॉ मार सकती है कि सर आपने ये बोला था, हमने बोला कुछ और, आपने सुना कुछ और। हमने कुछ और समझ के बोला, आपने कुछ सुन के उसको कुछ किसी और सेंस में लिया। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी लैंग्वेज का, जिसका हर व्यक्ति के लिए अर्थ एक है। उस लैंग्वेज का नाम है मैथमेटिक्स, जिसमें 2 + 2 का अर्थ 4 ही होता है। चाहे 5 साल का बच्चा हो, चाहे 50 साल के व्यक्ति हो, चाहे दार्शनिक हो, चाहे पागल हो, ठीक है? सबके लिए 2 + 2 = 4 ही होता है। तो हमने एक ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज का सहारा लिया स्टैट्स का। इसीलिए हम लोग स्टैट्स का सहारा लेते हैं और स्टैट्स सीखते हैं, ताकि एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा हो और रिपोर्ट को प्रेज़ेंट कर पाएँ। लास्ट जो स्टेप होता है रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेज़ेंटिंग द फाइंडिंग, ठीक है? जब सब कुछ हो गया तो हमने क्या किया, उसपे एक रिपोर्ट लिखा। रिपोर्ट का मतलब क्या है? जैसे रिपोर्टर आप लोग देखते हैं मीडिया में, वो क्या करता है, जाता है किसी घटना हुई, आज फलाने जगह पर फलाना, फलाना, फलाना बाबू आए थे जिन्होंने इतने संख्या में बड़ी लोगों को संबोधित किया। लोगों ने फूल-माला पहनाकर स्वागत किया, नारा लगाए। इस म माम मौके पर प्रशासन चाक-चौबंद था। बिल्कुल, यही ये जो टोन देख रहे हैं ना आप और ये जो देख रहे हैं कि क्या है कि उसको एक कहानी बना के नहीं प्रेज़ेंट किया जा रहा है। जो-जो जैसे-जैसे हुआ उसको प्रॉपर कि हाँ, ये ऐसे-ऐसे हुआ, ये चीज़ें की, ये चीज़ हुआ। इसी को कहते हैं रिपोर्टिंग या फिर रिपोर्ट राइटिंग। हमने जो-जो काम किया, काम करने का पर्पज़ क्या था, उद्देश्य क्या था, सब कुछ करके बनाएँगे हम लोग रिपोर्ट और उसको लिखेंगे और उसको हम लोग प्रेज़ेंट करेंगे। इस रिपोर्ट में स्टैटिस्टिकल डेटा भी हम लोग का जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, जो फाइनल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, वो भी रहेगा। एक किसी ने क्लास लीव किया है अभी, सो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि चीज़ों को रिसर्च में करेंगे। तो ये 8 स्टेप्स इम्पोर्टेंट है। ये जो है ना स्टेप्स ऑफ रिसर्च ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमको लगता है कि पैट के लॉन्ग आंसर में आ सकता है ये। और अगर मतलब पैट के कंप्लीट प्रोसेस में तो आएगा ही आएगा, इतना तो हम बहुत श्योर हैं। चाहे अगर रिटन में नहीं पूछेंगे तो इंटरव्यू में पूछ देंगे और इंटरव्यू में नहीं पूछे तो रिटन में पूछ देंगे, ठीक है? तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। अभी आप लोग अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए और हम श्योर नहीं है इस नए ऐप में, हम कोशिश करेंगे पीडीएफ निकाल के भेज दें और अब खोजेंगे किस ऐप में पीडीएफ जाता है। 5-6 ऐप तो हम ट्राई कर चुके हैं, किसी में पीडीएफ निकाल के नहीं दे रहा है ये। इसके बाद है रिक्वायरमेंट, रिसर्च की रिक्वायरमेंट क्या-क्या है? अगर आपको रिसर्च करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि किन-किन चीज़ों की ज़रूरत मुझे रिसर्च में पड़ेगी। इसमें पहली रिक्वायरमेंट है प्लानिंग की, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि हाँ, चलो जाते हैं यार गुमटी पे, थोड़ा रिसर्च करके आते हैं, है ना? ऐसे नहीं होगा। क्या करना होगा? प्लानिंग करना होगा। गुमटी पे जाके आप बस ये पता लगा सकते हैं इसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, ठीक है? दैट इज़ नॉट रिसर्च। रिसर्च एक सिस्टमैटिक और प्लान्ड प्रक्रिया है। तो सबसे पहला और क्रूशियल स्टेप क्या है? प्लानिंग। बिना प्लानिंग के रिसर्च किया ही नहीं जा सकता है। दूसरी चीज़ गाइडेंस भी इम्पोर्टेंट है।
बिना गाइडेंस के भी रिसर्च नहीं किया जा सकता है। तो फर्स्ट स्टेप था प्लानिंग, दूसरा स्टेप था गाइडेंस। गाइडेंस के बिना क्यों नहीं किया जा सकेगा? क्योंकि जिस स्तर पर हम लोग रिसर्च करने के लिए निकले हैं, बेसिकली जो प्रैक्टिकल बात की अगर बात करें, इवन आप दुनिया के बेस्ट यूनिवर्सिटी से भी पढ़े हो और मान लेते हैं कि आपके हृदय में ये शिकायत नहीं है कि हाँ, हम ऐसी जगह से क्यों पढ़े या ये वो, ठीक है। आप बेस्ट स्टूडेंट थे, ब्राइट स्टूडेंट थे, आप एमआईटी का एग्ज़ाम क्रैक करके वहाँ से आपने मास्टर्स किया, बैचलर्स किया, ठीक है? और आप वहाँ के स्टूडेंट हैं। उसके बाद भी आपको रिसर्च करने में गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये एक स्किल है, ठीक है? एक प्रोसेस वाले वे में है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं इसमें। तो जब तक आपको गाइड नहीं किया जाएगा तो आप उसमें बढ़ नहीं सकते। तीसरा चीज़ क्या ज़रूरत पड़ेगी? एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? आपको रिसर्च करने के लिए अपने फ़ील्ड के एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो आपके गाइड भी हो सकते हैं या फिर गाइड नहीं भी हो सकते हैं। अगर गाइड नहीं होंगे तो क्या होगा? गाइड तो यूजुअली रहते ही हैं, उसके अलावा भी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए कि अब जैसे अपना ईजी का रिसर्च है, उस पे हमको चाहिए, तो जो भी गाइड हैं वो गाइड करेंगे, उसके अलावा हमको ईजी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी या कंप्यूटर साइंस वाले बंदे की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम उनसे कोलैबोरेट करेंगे कि हाँ भाई ऐसे-ऐसे है। तो रिसर्च में जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा तो संभव है नहीं कि 5 साल में मतलब अब कोई बंदा कंप्यूटर साइंस पढ़ के एक्सपर्ट हुआ हो 10 साल में और हम जो है 3 से 4 साल में उसके उसके भी एक्सपर्ट बने, फिर न्यूरो साइंस के भी एक्सपर्ट बने। तो बेतुकी बात नहीं करनी है। जहाँ पे हमें एक्सपर्ट का साथ सहयोग चाहिए होगा, वहाँ पे हम वो लेंगे। चौथी चीज़ जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको, बुक्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जर्नल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब सर बुक्स क्या होते हैं और जर्नल्स क्या होते हैं? ठीक है, लाइब्रेरी तो सबको पता ही है, बुक्स भी सबको पता ही है। जर्नल क्या होता है? जर्नल बेसिकली एक सूची है, ठीक है? लिस्ट है। जैसे आप जो रिसर्च करेंगे, क्लास में 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, सब मान लीजिए मिलके पीएचडी करेंगे, सब लोग अपना पेपर निकालेंगे, तो वो कहाँ निकलेगा, ठीक है? जो रिपोर्ट आप बनाएँगे रिसर्च का फाइनलाइज़ करके, वो कहाँ छपेगा? अखबार में कभी देखा है क्या किसी का रिसर्च का रिपोर्ट पूरा आता है? नहीं। टीवी पे कहीं आता है? नहीं। किताब जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें आता है? नहीं। तो एक जर्नल क्या है? बेसिकली एक किताब है, जिसमें कि सारे के सारे रिसर्च ही छपते हैं। मासिक भी होता है जर्नल, त्रैमासिक भी होता है, वीकली भी होता है। डेली जर्नल तो हमने सुने हैं अभी तक, वीकली भी होता है और फ़ोर्टनाइटली भी होता है, 15 दिन वाला भी होता है, कुछ-कुछ 2 सप्ताह, 3 सप्ताह पे भी निकलते हैं, कुछ सालाना जर्नल्स होते हैं, साल में 1 बार। बहुत सारे वर्ल्ड के बड़े-बड़े जर्नल जैसे नेचर मैगज़ीन का नाम सुना होगा आपने, वो भी जर्नल की श्रेणी में आता है। उसमें साइंटिस्ट के वर्क मतलब उसमें अगर किसी का वर्क प्रकाशित हो गया तो समझिए बहुत बड़ी बात है वो। तो सारे जो जर्नल्स होते हैं, सबका अपना रेपुटेशन है, ठीक है? कुछ जर्नल्स हैं जिसमें कि आसानी से आपके रिसर्च का सिलेक्शन नहीं होगा जब तक उसका कोई बहुत हाई वैल्यू आउटपुट नहीं है। कुछ जर्नल्स हैं जिसमें कि हो जाएगा, कुछ जर्नल्स में पैसा दे के होगा, कुछ जर्नल्स में बिना पैसे के होगा, कुछ जर्नल्स में आप भेजेंगे छपेगा कि नहीं छपेगा पता नहीं, वो चोरी होके किसी और के भी नाम से छप सकता है। तो अलग-अलग टाइप के जर्नल हैं, सबका अपना-अपना स्टेटस है और उसी स्टेटस के हिसाब से उसकी पहचान भी है और आपकी पहचान भी है। तो आपका रिसर्च किस जर्नल में कितने अच्छे और कितने बड़े जर्नल में छपेगा, इस पे डिपेंड करता है आपके रिसर्च की क्रेडिबिलिटी। जैसे आपने कोई न्यूज़ आज तक पे देखा, उस न्यूज़ की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है बशर्ते किसी के व्हाट्सएप स्टेटस में देखने के। तो यहाँ क्रेडिबिलिटी की बात है कि अलग-अलग जर्नल का एथिकल प्रैक्टिसेज़, पब्लिकेशन के रूल्स सबका अलग-अलग है। तो जिसके एथिकल प्रैक्टिसेज़ जितने हाई होंगे, जिसके पब्लिकेशन के रूल जितने कठिन होंगे, जिसका छँटनी का पैमाना जो है बहुत टाइट होगा, तो ऑब्वियस है वहाँ पे क्रीम निकलेगा और क्रीम ही छपेगा। तो इन चीज़ों की आवश्यकता आपको रिसर्च में पड़ेगी। जर्नल की आवश्यकता सिर्फ़ छपवाने के लिए नहीं पड़ती है, जर्नल की आवश्यकता रिसर्च को समझने के लिए, करने के लिए, जानने के लिए ही पढ़नी पड़ती है क्योंकि रिसर्च की किताब तो जर्नल ही है ना। बुक्स तो पढ़ के आप टॉपिक को जानेंगे या रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कोई बुक पढ़ लेंगे, 2-4 बुक होगी, वो सब पढ़ लेंगे। लेकिन जब करने की बात आएगी, ये बिल्कुल वैसे ही है कि मोटरसाइकिल चलाना है तो मोटरसाइकिल इंजन के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया, ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ लिया, पेट्रोल आईसी इंजन पढ़ लिया, है ना? फिज़िक्स पढ़ लिया, मोशन पढ़ लिया, ड्रैग पढ़ लिया, एरोडायनामिक इंडेक्स पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन मोटरसाइकिल चलाया ही नहीं। और पता चला कि जो व्यक्ति अनपढ़ अंगूठा छाप है, वो मोटरसाइकिल चला रहा है क्योंकि उसको चलाने आता है। तो जर्नल पढ़ने का मतलब है, रिसर्च क्या है? एक मेथड है, एक प्रक्रिया है। साइंस क्या है? एक प्रोसेस है। हम हमेशा कहते हैं कि साइंस इज़ अ प्रोसेस नॉट अ सब्जेक्ट।
तो उस प्रोसेस को करना ज़रूरी है और वो प्रोसेस की किताब क्या है? जर्नल है, जिसमें बताया गया है कि इस प्रोसेस से लोगों ने किया, तो वो आपके काम आएगी। उसके बाद 5वां जो पॉइंट है रिक्वायरमेंट में फाइनेंस, पैसे। हाँ, रिसर्च में पैसे लगते हैं, ठीक है? ये पीजी या यूजी डिग्री की तरह नहीं है कि हाँ, एडमिशन लिया, सेमेस्टर फॉर्म भर दिया और ये बहुत कम पैसे में हम लोग निकल गए, है ना? जेब खर्च में लगभग हम लोग का पीजी डिग्री साल भर के जेब खर्च में 1 साल का फीस हम लोग का निकल जाता है, ऐसे मतलब हम लोग के ऐसे यूनिवर्सिटीज़ से। तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है? रिसर्च में लगता है पैसा, क्यों? क्योंकि आप डेटा कलेक्शन करेंगे। डेटा कलेक्शन करने के लिए आपने जैसे सैंपलिंग का डिज़ाइन अब आपके पास है कि आपको सैंपलिंग का डिज़ाइन ऐसा बनाना है जो कि अच्छा हो, ठीक है? जो आपके ऑब्जेक्टिव को रिप्रेज़ेंट करे। अलग-अलग जगहों से सैंपल उठाना है, अलग-अलग सामाजिक स्तर के लोगों से सैंपल उठाना है, तो समय लगेगा और क्या लगेगा? आपको अगर जाना है तो पैसे लगेंगे, भाड़ा लगेगा, है ना? उसके बाद आप जान रहे हैं कि दुनिया किस पर चलती है? पैसों पर चलती है, ठीक है? कोई व्यक्ति अपना समय क्यों दे? अगर कोई व्यक्ति एक ऐज के बाद हर व्यक्ति का टाइम इज़ इक्वल टू मनी हो जाता है। तो वो अपने चीज़ में क्यों ना टाइम दे जो कि आपको पैसे दे। तो कई बार जो है रिस्पॉन्सेज़ लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। पेड सर्विस वगैरह ऑनलाइन का काम कुछ आप लोगों ने देखा होगा कि दिन भर बैठ कर के लोग सर्वे आंसर करते रहते हैं, उसके एवज़ में ₹1 ₹2 उनको मिलता है। तो वो भी कौन बियर करता है? वो बियर करता है रिसर्च करने वाला, जिसने सर्वे कराया है जो या जो रिसर्च कर रहा है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्शन करना है तो खर्च लगेगा। उसके बाद टूल्स एसपीएसएस एक सॉफ्टवेयर है जिसपे रिसर्च का डेटा जो है आप डाल करके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, ठीक है? उसमें सारी चीज़ें जैसे कैलकुलेटर से अपने आप कैसे कैलकुलेट होता है, वैसे ही उसमें सब कुछ वो आप उसको कैलकुलेट वो अपने आप करेगा, ठीक है? तो आपको लंबा-लंबा डेटा कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं स्टैट्स के कोर्स में 10-20 है ना? 10-20 भी कहाँ 10 से 15 को डेटा रहता है हम लोग के पास, उसपे हम लोग स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन करते हैं, एनोवा निकालते हैं, कोरिलेशन निकालते हैं, है ना? काई स्क्वायर, मैन विटनी ये सब चीज़ करते हैं। लेकिन रियल लाइफ़ में थोड़ी ना वैसा होगा, रियल लाइफ़ में भाई होगा तुम्हारे पास 500 लोगों का डेटा, 1000 लोगों का डेटा, ठीक है? और मल्टीपल रिग्रेशन में अगर आप जाओगे तो आपके पास 3 वेरिएबल थोड़ी ना हो जाएँगे, हो सकता है वहाँ 40-40 वेरिएबल हो, कैसे करेंगे? तो वहाँ पे आएगा कंप्यूटर, कंप्यूटर में एसपीएसएस सॉफ्टवेयर, एसपीएसएस सॉफ्टवेयर का अपना कीमत है, हम फ्री में नहीं देते, हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, अब हमें पैसे दो, हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ करो। तो ऐसे क्या है ना कि पूरे की पूरे दुनिया ही पैसों पर चल रही है, तो बिना पैसे के रिसर्च संभव नहीं है। अब पैसे आएँगे कहाँ से? तो उसके अलग-अलग तरीके हैं, या तो आपकी जेब से आएँगे या तो सरकार की जेब से आएँगे, ठीक है? ये डिपेंड करता है कि कहाँ से आ रहा है। अगर आप उस योग्यता को प्राप्त कर सकते हैं कि आपको सरकार पैसा दे, उसको लगे कि हाँ, बंदा इतना मतलब सही है, मेरिटोरियस है, चलो तुम रिसर्च करो, पैसे हम तुमको देंगे। तो फिर बल्ले-बल्ले, नहीं तो फिर अपने जेब से लगाइए। या फिर ऐसा भी है कि आप किस इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं और वहाँ पे क्या-क्या अवेलेबल है। जैसे एसपीएसएस का सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टूडेंट्स के लिए लेके रखती है, तो उसको नहीं देना पड़ता है वहाँ पे। तो आप जितनी अच्छी जगह से पीएचडी करेंगे, तो आप उतना अच्छा स्टडी कर पाएँगे, उतना ढंग का वो चीज़ कर पाएँगे। ये रिक्वायरमेंट्स में से है। उसके बाद है रेफ़रेंस की रिक्वायरमेंट, है ना? रेफ़रेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि समझिए कि हम लोग जैसे आंसर लिखते थे, तो हम लोग आंसर में लिखते थे ना फलाना एंड फलाना के अनुसार ये चीज़ ये है ना? मेमोरी फलाने एंड फलाने के कथन के अनुसार मेमोरी ऐसा है। तो इसको हैबिट बना लेना है, इवन रेफ़रेंस डायरी बना के रखनी पड़ती है। जब आप लिटरेचर रिव्यू में घुसिएगा, तो शुरू में लगेगा कि एकदम है ना, पूरा एकदम एनर्जी से भरे हुए खोज रहे हैं, इस रिसर्च पेपर में खोज रहे हैं, यहाँ क्या आपको मन करेगा ना कि पूरा का पूरा आइडिया ले लें पहले, कि कंप्लीट एक आइडिया हम लोगों के पास आ जाए पूरे सीन का, कि ये जो है क्या आइडिया है, मतलब क्या नॉलेज क्या है वो। लेकिन इसमें आप चूक जाएँगे एक चीज़, कि आप जिस कंप्लीट आइडिया पे पहुँचे होंगे, उसमें आपने पढ़ा होगा 10, 15, 20 रिसर्च पेपर और एक रिसर्च पेपर में कम से कम 20 गो रेफ़रेंस ज़रूर होगा। तो इस हिसाब से जोड़ लीजिए, तो आपने कितना 20 है और 20 कितना हो गया? 400 लगभग हो गया। तो 400 लोगों के रेफ़रेंस से आप एक निष्कर्ष पर पहुँचे, लेकिन उन 400 लोगों का क्रेडिट आपको खाना नहीं पड़ेगा। उन 400 लोगों का बाकायदा आपको क्रेडिट वहाँ पे देना पड़ेगा, तभी आपके बात का वैल्यू और दम होगा। क्यों? क्योंकि फिर तो लगेगा कि ये तो तुमने स्वयं ही बोल दिया, नहीं,
अगर कोई इसको जाँचना परखना चाहे कि किस आधार पे तुमने बात की है अपने पेपर में कि ऐसा है, तो वो आधार होना चाहिए, वही है रेफ़रेंस। इसीलिए जब भी आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, अब तो रेफ़रेंसिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, या तो आप पीएचडी करने के लिए आजकल लैपटॉप बहुत ज़रूरी हो गया है, ठीक है? तो मतलब ऐसा हो गया, जैसे स्टैट्स के आप स्टूडेंट हो, स्टैट्स के एग्ज़ाम दिए होंगे, तो आपको पता होगा कि कैलकुलेटर कितना ज़रूरी है। बिना कैलकुलेटर के भी हो सकता है, लेकिन बिना कैलकुलेटर के काम खराब होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो वैसे ही लैपटॉप एक मस्ट रिक्वायरमेंट होता है एक पीएचडी करने वाले व्यक्ति के लिए। ज़रूरी नहीं है महँगा हो, ठीक है? सेकंड हैंड भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है, सस्ता भी हो सकता है। लैपटॉप नहीं तो कंप्यूटर भी हो सकता है, लेकिन एक कंप्यूटर चाहिए आपको। तो उसमें क्या होता है कि रेफ़रेंसिंग का सॉफ्टवेयर होता है। जैसे हम रिसर्च पेपर पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? और जो रेफ़रेंस है, रेफ़रेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और बात करेंगे, जब हम लोग आईसीटी की बात करेंगे। आईसीटी का चैप्टर है हम लोगों में, ठीक है? कि कौन-कौन से रेफ़रेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं, या फिर क्या करते हैं कि लोग जो है एक डायरी बना के रखते हैं। जैसे हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 90s के भी किड्स हैं और अभी के जनरेशन में भी हैं। तो हम डिजिटली बहुत सही है, मतलब इस मैटर में कि हमको डिजिटल बहुत काम करना है, लेकिन कुछ ऐसा काम है कि मेरा पुराने ज़माने के लोगों वाला आदत है कि हमको पेन पेपर ही चाहिए, हमको डायरी ही चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि क्यों डायरी में कर रहा है यार, टाइपिंग कर दे, कॉपी पेस्ट कर दे। हमसे होता ही नहीं है, हमको डायरी में ही सही लगता है। फिर उसको जाकर के कॉपी पेस्ट फिर उसको टाइप करेंगे, वो ठीक है मेरे लिए। तो इस तरीके से आप कैसे भी कर सकते हैं। फुली डिजिटल अगर आप होएँगे, तो उस हिसाब से आपका स्किल होना चाहिए, और नहीं तो आप कंप्लीटली नॉन डिजिटल होइएगा, या तो फिर आप बीच में रहेंगे मेरी तरह। रेफरेंस मैनेजमेंट तो कैसे भी करना होगा, कै करना ही पड़ेगा। सबसे आसान है डिजिटल वे में ही कर लीजिए, लेकिन हमको थोड़ा सॉफ्टवेयर और ये सब का झोल अब कम समझ में आता है। पहले यंग एज में बहुत ज़्यादा था, अब तो देखिए इसमें हमको पीडीएफ नहीं निकाल पा रहे हैं। हमको लगता है कि एक आदमी का हमको हेल्प चाहिए इन चीज़ों में। तो इस तरीके से ना रेफ़रेंस, तो हम ये क्यों बताएँ रिक्वायरमेंट में कि आप लोग के पास अगर समय हो, तो उस हिसाब से अपने पे कंप्यूटर के लिए ना अपना हाथ फ्रेंडली कर लीजिए। अगर किसी रिश्तेदार के पास पुराना कंप्यूटर पड़ा हो, रखा हो, निकाल कर के टाइपिंग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस, डॉक, कौन-कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है रिसर्च में, ये सबको थोड़ा-थोड़ा देखना चलाना शुरू कर दीजिए, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नहीं तो फिर समय काफ़ी लगता जाएगा और फ्रस्ट्रेशन काफ़ी बढ़ती जाएगी। और आपके गाइड कहेंगे कि क्या बेवकूफ़ आदमी हो जी तुम, दुनिया यहाँ बढ़ गया, चाँद पे चला गया और तुम जो है अभी तक जो है बैलगाड़ी में ही चल रहे हो। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स है रिसर्च की। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च पे, ठीक है? आज का टॉपिक ओवरव्यू है, एक सबको क्या बोलते हैं कि ओवरव्यू ऊपर-ऊपर रिसर्च मेथड में, जितनी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं या फिर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ेंगे। ये मेथड ऑफ नॉलेज, मेथड ऑफ नोइंग, ये सब चीज़ें हम शुरू के क्लासेस में पढ़ा चुके हैं। पता नहीं इसका लेक्चर ऑनलाइन है कि नहीं अवेलेबल, उस टाइम तो शायद रिकॉर्डिंग भी नहीं होती थी, डेमो क्लासेस था तो। टाइप्स ऑफ रिसर्च आते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ रिसर्च में सबसे पहला जो है टाइप हम लोग देखते हैं, इसके अंदर भी अलग-अलग टाइप के रिसर्च होते हैं। ये ऊपर से बेसिक टाइप्स हैं, मेन जिसको आप कह सकते हैं। इसके अंदर भी अलग-अलग विभिन्न सब टाइप्स हैं। तो टाइप्स में देखते हैं, सबसे पहला टाइप है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, या जिसको हम लोग फॉर्मुलेटिव रिसर्च भी कहते हैं, या फिर फिजिबिलिटी स्टडी भी कहते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है एक्सप्लोर, ठीक है? एक्सप्लोर यानी एक्सप्लोर करना है। चलो लेट्स एक्सप्लोर समथिंग, है ना? तो वही चीज़ें हैं कि चलो कुछ देखते हैं दुनिया में क्या है, कुछ नया हमको करना है, अंदर क्यूरियोसिटी मची हुई है, एक्सप्लोर करना है। तो इसमें क्या है कि प्रॉब्लम एब्सेंट होता है, कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, वो नहीं है, बस हमें एक्सप्लोर करना है, हमें देखना है। तो जब प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। आप बैठे हैं, मान लीजिए एक पक्षी अभयारण्य में गए और आप जाकर के आपको पक्षियों को देखना अच्छा लगता है, और आप क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं उनके हैबिट्स को। अच्छा, एक पक्षी जाता है, इस वहाँ पे जाता है, चोंच में से कुछ घास उठाता है, उसको पानी में ले जाके ऐसे धोता है और फिर उसको ले जा कर के किसी पेड़ के तने पर रगड़ता है, और रगड़ने के बाद जो है, उसको जाके अपने बच्चे को खिला रहा है। तो आपने एक्सप्लोर किया, अरे! ये क्या हो रहा है? ये तो घास का टुकड़ा या बीज को सीधे भी उठा कर के ले जाके बच्चे को खिला सकता था। ये उसको उठाता है, फिर पेड़ के तने पे जाके पैर से रखता है और ऐसे-ऐसे चोंच से रगड़ता है, उसके बाद खिला रहा है। क्यों खिला रहा है? तो आपको पता चलता है कि अच्छा, ये जो है, जो दाना जो घास से जो निकाल के लाया है, उसके ऊपर जो भूसी है,
उसको हटा के बच्चे को खिला रहा ताकि बच्चे को पच जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, क्या प्रॉब्लम था आपका? कुछ नहीं, आप गए थे एक्सप्लोर करने के लिए और आपने एक नई चीज खोज निकाली, इसीलिए इसको कहते हैं फॉर्मुलेटिव स्टडी। आपने नई चीज फॉर्मुलेट कर ली, इसी को फिजिबिलिटी स्टडी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी चीज है डिस्क्रिप्टिव स्टडी, ठीक है, व्याख्या करना। किसी भी इसमें हमारा उद्देश्य क्या है? प्रॉब्लम नहीं है, मगर उद्देश्य तो क्लियर है। उद्देश्य क्या है? किसी चीज की व्याख्या करना। और प्रॉब्लम क्या है? किस चीज की व्याख्या पहले नहीं की गई है या इस तरीके से नहीं की गई है। तो इस तरीके से हम लोग आते हैं व्याख्यात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पे। जैसे जो न्यूरोसर्जन्स हैं, ठीक है, प्राचीन काल में जब लोगों का एक्सीडेंट वगैरह होता था, या अभी भी जब लोगों का एक्सीडेंट हो गया, सिर में चोट लग गया, एक्सीडेंटल केस है, कुछ भी एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट हुआ, घर में हुआ, मारपीट हुई, कैसे भी कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि सिर में चोट आई। सिर में चोट आई, न्यूरो वाले डॉक्टर के पास गया। अब न्यूरो वाले डॉक्टर के पास जाएंगे आप, तो वो देखेंगे कि भाई किस एरिया में चोट लगी है। अब उस एरिया में चोट लगी है, उस एरिया के बारे में वो देखेंगे क्या, और उसमें आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही है। तो ये कैसे पता चला होगा पहली बार लोगों को कि इस एरिया में ब्रेन में चोट लगने से ये दिक्कतें होती है? लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जो डॉक्टर्स रहे उन्होंने बहुत सारे केसेस देखे हुए हैं कि अगर जो है सिर के पीछे का जो इलाका है सेरिबेलम वाला, वहां पे जोर से चोट लग जाती है, लोगों का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन जो है गड़बड़ाने लगता है। अगर कोई आर्टिस्ट है, जैसे गिटारिस्ट है, गिटार बजा रहा है, या फिर कोई आर्टिस्ट है एकदम महीन महीन लाइंस उकेर रहा है, तो उसको उन चीजों को करने में दिक्कत आने लगी। इससे क्या पता चला कि उसका मोटर कोऑर्डिनेशन गड़बड़ा रहा है। तो इस तरीके के ऑब्जर्वेशन से क्या हुआ कि प्रॉब्लम नहीं था, उसने व्याख्या की। उसने देख करके 100 या 200 केसेस देख के उसने व्याख्या की कि हमने ये पाया कि इस क्षेत्र में नुकसान होने से ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। तो वो क्या हो गया, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी कहला सकता है और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी कहला सकता है। अब ये मत सोचिएगा कि रिसर्च चार में से कोई एक टाइप का ही होगा, है ना। रिसर्च हो सकता है कि उस पे एक दो तीन टाइप, चारों टाइप उस पे अप्लाई हो जाए, है ना, किसी में दो टाइप अप्लाई हो। किस किस टाइप का रिसर्च है? तो एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, ठीक है। किस तरह का रिसर्च है? तो डायग्नोस्टिक डिस्क्रिप्टिव टाइप का रिसर्च है। तो ये सारी चीजें मिलती भी है, लेकिन ये बेसिक चार टर्म्स को समझना जरूरी है। तो हम लोग अब जानते हैं कि डिस्क्रिप्टिव क्या हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च क्या होता है। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करेंगे? आपका डायग्नोसिस करेंगे, आपकी जांच करेंगे कि क्या आपको समस्या हो रही है, क्यों हो रही है, गड़बड़ी क्या है ना। तो जांच में क्या होता है कि देखेंगे, जैसे आपको खांसी हो रही है, पूछते कितने के मतलब कितने दिनों से खांसी हो रही है, क्या पूछा? फ्रीक्वेंसी, है ना। कितने दिनों से आपको खांसी हो रही है, प्रॉब्लम कहाँ दिक्कत आ रही है, और संभवतः उसका कारण क्या है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। कारण क्या? कारण है जी, बहुत सिगरेट पीते हैं सर। हाँ, पता चल गया, अब तो खांसी होनी ही है। तो ये चीज जो है इस तरीके से मालूम चल रहा है कि डायग्नोस्टिक रिसर्च में क्या होता है, हम डायग्नोज करते हैं, किसी चीज को ढूंढते हैं, किसी चीज का कारण और उनके बीच में क्या संबंध है, ठीक है। संबंध के लिए ज़्यादा अच्छा कॉज़ल रिसर्च है, लेकिन एक हल्का-हल्का वो भी चीज़ देखते हैं, फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम, मतलब पूरा का पूरा भीतर घुस के हम विश्लेषण कर रहे हैं। इसको विश्लेषणात्मक शोध भी कहते हैं, डायग्नोस्टिक रिसर्च को। डिस्क्रिप्टिव को व्याख्यात्मक कहते हैं, ठीक है? और वर्णनात्मक भी कहते हैं। उसके बाद आता है कॉज़ल रिसर्च। कॉज़ल का मतलब है, इसको कुछ लोग ना कैज़ुअल रिसर्च, कैज़ुअल भाई रिसर्च कैज़ुअल होता ही नहीं है। रिसर्च साइंटिफिक होता है। कई बार हम देखें कि लोगों की ज़ुबान फिसल जाती है, बोलते हैं कैज़ुअल रिसर्च। अरे मारेंगे ऐसा, कैज़ुअल रिसर्च क्या होता है? काउज़ल, काउज़ल रिसर्च का मतलब होता है काउज़, काउज़ का मतलब होता है कारण, ठीक है? तो यानी कि क्या चीज़ किसके कारण हो रही है? इसके कारण, या किसी भी चीज़ का कारण क्या है? तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात आएगी कि इसके कारण ये हो रहा है। कॉज़ेशन और कोरिलेशन दोनों की बात आ जाती है इसमें, ठीक है? तो हम लोगों ने बेसिक देखा कि ये 4 टाइप के रिसर्च ऐसे देखें। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो हम लिखे हैं, आप लोग को जो बोर्ड दिख रहा है, उसमें जो अक्षर है वो ब्लैक के अलावा लाल दिख रहा है कि ऑरेंज दिख रहा है? बताइए तो। ऑरेंज दिख रहा है सर।
अच्छा, किसी को लाल दिख रहा है क्या? हाँ, लाल दिख रहा है। ओके, ठीक है। वही मेरे पास दो है, लैपटॉप में हमको लाल दिख रहा है, यहाँ टैब में हमको ऑरेंज दिख रहा है। अलग अलग डिस्प्ले के कारण अलग अलग कलर है फिर। चलिए, मीन्स ऑफ नॉलेज की हम लोग बात करते हैं कि हाँ, क्या कशा क्या बोल रही? सर थोड़ा से बैक कीजिएगा तो एक बार। हाँ, करते हैं। इसका पीडीएफ भी हम भेज देंगे, पीडीएफ नहीं निकलेगा तो स्क्रीनशॉट भेज देंगे। ठीक है सर, हो गया। मीन्स ऑफ नॉलेज की बात करते हैं कि कैसे आखिर हम लोग को नॉलेज कैसे होता है, कोई चीज़ अज्ञात है, वो हम लोग को ज्ञात कैसे होती है। तो उसके 4 तरीके जो हैं, जॉन पियर्स के अनुसार जो है ना, उसके 4 तरीके हैं। जॉन पियर्स फिलोसोफर हुआ करते थे। कुछ किताबें भी है मेरे पास, अगर किसी को फिलॉसफी पढ़ने की रुचि होगी, इंग्लिश में है हालाँकि, तो बहुत भारी इंग्लिश नहीं, हल्का इंग्लिश ही है, तो आप वो ले सकते हैं। रिसर्च की कुछ ऐसी-ऐसी क्लासिक बुक्स हैं मेरे पास, जो लगभग-लगभग फिलोसोफर्स लोगों की है। उन लोगों का दर्शन पढ़ने के बाद एकदम ना रिसर्च एकदम क्लियर कट हो जाता है कि क्या है। उसके बाद तो मेथोडोलॉजी ही ना पढ़नी है, पढ़ लेंगे। तो पहली चीज़ है मेथड ऑफ टेनासिटी कहा है उसको। अब इतना भारी वर्ड यूज़ कर दिया सर टेनासिटी। टेनासिटी का मतलब है बिलीफ, मान्यता, अंधविश्वास, जो माना जा रहा है, ठीक है? माना जा रहा है कि जो है ना बिल्ली रास्ता काट दे तो क्या होता है, दिन खराब हो जाता है। जो काम करने जा रहे हैं, वो काम खराब हो जाता है। कई बार देखिएगा, आदमी गाड़ी चला रहा है, बिल्ली रास्ता अचानक से काट दी, ब्रेक मारा ज़ोर से, ठीक है? अब अगर वो बिल्ली का काटा हुआ रास्ता काट ज देता तो वो जीवित बच जाता, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है। हाईवे पे अगर आप ऐसा करेंगे, बिल्ली रास्ता काटी और आप ब्रेक लगाए तो पीछे से आके 50 गाड़ियाँ एक-दूसरे में ठुक जाएँगी, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग 80 से ऊपर की स्पीड में चल रहे होते हैं। तो क्या है कि मेथड ऑफ टेनासिटी जो है, ये क्या है कि बिलीफ से आती है कि नहीं, जो बिलीफ है, जो मान्यता है, उससे हमने जाना। पहले माना, फिर जाना। तो ये वाली चीज़ है बिलीफ ऑफ, इससे हम लोग जानते हैं कि हाँ, हम लोग जानते हैं। आपको भी पता है कि बिल्ली रास्ता काटने से आपका दिन खराब हो जाता है। कैसे पता है? क्यों? मान्यता से पता है, वो मान्यता चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है, ठीक है? तो इस तरीके से पहला नॉलेज का तरीका ये है। तो क्या ये साइंटिफिक तरीका है? नहीं है, क्योंकि नहीं। साइंटिफिक तरीका क्या होता है? सिस्टमैटिक होता है, टेस्टेबल होता है ना? बेस्ड ऑन लॉजिक होता है, ये कुछ भी नहीं है। उसके बाद दूसरा है मेथड ऑफ अथॉरिटी। मेथड ऑफ अथॉरिटी में 2 अथॉरिटी का कीवर्ड क्या है? रिलीजन और किंगडम। अब बोलिए कि रिलीजन क्या है? अब रिलीजन को इसको कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक भावनाओं के विपरीत नहीं लेगा। रिलीजन क्या है? वे ऑफ लाइफ है। जीवन जीने का जो सबसे पहला स्कूल है कि जीवन में क्या करना है, पढ़ाई-लिखाई, शिक्षा-दीक्षा, वो कहाँ आता है? सबसे पहले तो रिलीजन के ही अंदर ही है ना? एजुकेशन सिस्टम तो बाद में बनाया लोगों ने। सबसे पहले तो ये चीज़ें गुरु या फिर बाबा या जो भी हेड था, वही डिक्टेट करता था कि भाई ऐसे करो, ऐसे ना करो। उन चीज़ों से बन गया एक रिलीजन। मतलब कि एक विश्वस्त या एक अच्छे व्यक्ति, एक जिनके प्रति हमें श्रद्धा या सम्मान हो, जिनको हम लोग दिव्य माने या फिर दिव्य ना भी माने तो उनको गिफ्टेड माने। तो उनके ज़ुबान से निकलता है रिलीजन, तो उनकी ज़ुबान क्या है? अथॉरिटी है, ठीक है? अथॉरिटी तो समझ ही रहे हैं सब लोग, शासन से। दूसरा किंगडम, तो जैसा किंगडम ने बताया, राजा ने जैसा बताया कि ऐसा-ऐसा है, वैसा हमने सुना। राजा ने बताया कि हमारी सीमा के बाहर जो जंगल है, उस जंगल में भयानक शेर रहते हैं, भयानक भालू रहते हैं। आज तक जो उस जंगल में गया है, उस जंगल से वापस नहीं आया है और उस जंगल के बाद एक बड़ी-सी खाई है, जहाँ पर दुनिया खत्म हो जाती है, ठीक है? तो इस हिसाब से हम पूरी दुनिया के राजा हैं, ठीक है? हम सभ्यता के राजा हैं, क्योंकि हमारे जंगल की सीमाओं से हमारे राज्य की सीमाओं से बाहर जंगल है, तो असभ्यता है और उसके बाद दुनिया खत्म हो जाती है। राजा ने यही बताया और
हाँ, और इसके बाद मेथड ऑफ अथॉरिटी के बाद हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ इंट्यूशन। 8:30 बज गया क्या? हाँ, इसीलिए हल्ला शुरू हो गया उधर। मेथड ऑफ इंट्यूशन, मेथड ऑफ इंट्यूशन में क्या है? हाँ, क्या बोल, अच्छा ठीक है। मेथड ऑफ इंट्यूशन यानी कि अंतरात्मा की आवाज, इससे भी हम लोग जानते हैं। अब अंतरात्मा की आवाज क्या है? फिलॉसफी है, एक दार्शनिक कंसेप्ट है। तो इससे भी हम लोग जानते हैं कि नहीं, हमको अंदर से आत्मा डाक रहा है, ठीक है, ऐसे कहते हैं ना कि मेरा आत्मा डाक रहा है, मेरा दिल नहीं कह रहा है ऐसा होना वैसा होना। अब ये साइंस के स्कोप से बियॉन्ड है, इसीलिए साइंस में इंक्लूडेड नहीं है। अगर कभी ऐसा होता है कि मेथड ऑफ इंट्यूशन साइंस के स्कोप के अंदर आ जाता है तो इसको साइंटिफिक मेथड का दर्जा दे दिया जाएगा। फिलहाल नहीं आता है तो इसीलिए नहीं दिया गया है ना। और इसके लेकर के फिर वही बात है, दुनिया दो भागों में बटी हुई है। एक लोग हैं जिनके लिए इंट्यूशन काम ही नहीं करता और वो कहते हैं कि इंट्यूशन जैसा कोई चीज़ नहीं होता है। और एक लोग, मतलब और कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए तो इंट्यूशन ऐसा गजब काम करता है कि वो आदमी से मिल करके ना, मतलब उनको भीतर से ऐसा इंट्यूशन आया कि ये ऐसा खा के आया, मांस खा के आया, इसको मत घुसने दो पूजा रूम में, और पूछ देंगे रे मांस खा के आया ना, वो शॉक हो जाएगा, है तुमको कैसे पता? माइंड रीड कर लेते हो क्या? तो सबका इंट्यूशन का अलग-अलग लेवल है, ठीक है? ये बहुत आश्चर्यजनक चीज़ है, इस पे भी रिसर्चेज़ हुई है कि कैसे लोग एक-दूसरे के, मतलब कुछ लोगों में कैसे इतना ज़्यादा इंट्यूशन होता है कि वो चीज़ों को पहले भाँप लेते हैं, या कैपेसिटी इतनी बढ़ गई है कि इंट्यूशन की, कि मतलब कोई उनके बारे में बात कर रहा है कहीं पे तो इनको अंदाज़ा लग जा रहा है कि लगता है कोई याद कर रहा है, फलाना आदमी याद कर रहा है या ये चर्चा कर रहा होगा मेरे बारे में। तो एक अलग ही टाइप का इंटेलिजेंस है वो, लेकिन वो साइंस के डोमेन में नहीं आता है। तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में तो दिख रहा है। जब रियल वर्ल्ड में दिख रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है, एक्स है और वाई भी है, तो कुछ जिनके लिए इंट्यूशन वर्क कर रहा है, वो तो एकदम कहेंगे ही, जिनके जीवन में ऐसा अनुभव रहा है कि भाई ऐसा होता है और होता है। वो 10 केस अपने जीवन का सुना देंगे, ऐसा हुआ है मेरे साथ, और सच बोल रहे होंगे। और सामने दूसरा व्यक्ति होगा, जिनके लिए इंट्यूशन काम नहीं कर रहा है, वो साफ कहेगा कि नहीं होता है। तो हम लोगों ने क्यों नहीं शामिल किया रिसर्च में? क्योंकि रिसर्च इज़ अबाउट ऑब्जेक्टिविटी। रिसर्च उन चीज़ों की बात करता है, जो हर व्यक्ति देख सके, जो सबका सच हो उसकी बात करता है, सब्जेक्टिव चीज़ों की बात नहीं करता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि मेथड ऑफ इंट्यूशन को डिस्पाइट ऑफ इतने पॉपुलर होने के बावजूद किस आधार पे काटा जाता है? इस आधार पे काटा जाता है क्योंकि वो एक सब्जेक्टिव मेथड है। वो डिपेंड करता है व्यक्ति पे। अब जो विपरीत साइड है, जो लोग इंट्यूशन को नहीं मानते हैं, वो लोग कहते हैं कि ऐसे पागलों को भी इमेजिन करते हुए देखा गया, वो चीज़ों को इमेजिन करते हैं और पता चला उनका इंट्यूशन कुछ नहीं था, वो उनका ब्रेन का कल्पना था। तो अब कैसे आदमी डिफरेंस करे कल्पना के बीच में, क्या कल्पना है, क्या इंट्यूशन है, मन की आवाज़ कौन है, आत्मा की आवाज़ कौन है, और जिस प्रभु को या जिनकी आप अल्लाह की पूजा कर रहे हैं, उनकी आवाज़ कौन है? इसके बीच में अंतर करने की क्षमता कैसे डेवलप करें? इसका तो कोई साइंटिफिक वे नहीं है। साइंटिफिक वे नहीं है, लेकिन उसका भी वे है। जो लोग सालों तक ध्यान वगैरह करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनको पता है कि उनके शरीर की आवाज़ क्या है, मन की आवाज़ क्या है, अंतरात्मा की आवाज़ क्या है। साफ-साफ अंतर उनको मालूम चलता है। कि ये मेरा मन कह रहा है, ये मेरी कल्पना कह रही है, क्लियर कट पता चलता है। जो लोग नहीं करते हैं, वो लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, उनको लगता है मन कर रहा है, हम सोचे कि नहीं मन कर रहा है, हमको ऐसे ही लग रहा है, धो रिजेक्ट कर देते हैं ऐसे-वैसे। तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं मेथड ऑफ साइंस पे। मेथड ऑफ साइंस जो हम लोग का मेथड है, नॉलेज का जो मेथड है साइंस का, वो किससे निकलता है? लॉजिक से निकलता है। लॉजिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, इंडक्टिव लॉजिक एंड डिडक्टिव लॉजिक, ठीक है? इस तरीके से इंडक्टिव, डिडक्टिव लॉजिक को हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। अब हमको बताइए जनरल से पार्टिकुलर और पार्टिकुलर से जनरल की तरफ कौन-कौन जाता है? बताइए आप लोगों को। क्विक दीजिए आंसर। इंडक्टिव लॉजिक क्या है और डिडक्टिव लॉजिक क्या है? कौन बताएगा? किसी को नहीं पता है इंडक्टिव डिडक्टिव लॉजिक के बारे में? पता है सर, लेकिन इतने दिन से रिवीजन नहीं किया तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, इसीलिए पता है लेकिन। अच्छा, जो पता है वही बोलने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है सही जवाब देना है। प्रयास तो करें सब लोग। फिर 5 मिनट बाद अच्छा, तब तक क्या करना है? चैट जीपीटी या गूगल हैं?
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्या है इंडक्टिव लॉजिक? आप नहीं ऐसे बहुत थोड़ा सोच रहे थे मतलब। अरे मज़ाक कर रहे हैं हम, सीरियसली मत लीजिए, ठीक है? इंडक्टिव लॉजिक और डिडक्टिव लॉजिक। तो इंडक्टिव क्या है और डिडक्टिव क्या है? डिडक्ट का मतलब क्या है? गणना करना, और इंडक्ट का मतलब क्या है? इशारा करना, ठीक है? जब किसी चीज़ से हम लोग गणना करके कोई चीज़ निकालते हैं, है ना? गणना, सॉरी गणना नहीं, गणना करके कोई चीज़ निकालते हैं, तो हम लोग उसको इंडक्टिव लॉजिक या इंडक्टिव रीज़निंग कहते हैं, ठीक है? और सॉरी डिडक्टिव कहते हैं, और इंडक्टिव मतलब कोई चीज़ इंडक्ट कर रहा है, इशारा कर रहा है उस तरफ। अब इसको थोड़ा और अच्छा से समझते हैं कि क्या होता है इंडक्टिव और डिडक्टिव। 2 तरीका है। इंडक्टिव रीज़निंग क्या है कि स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन जो होता है, एक विशेष तरह का ऑब्जर्वेशन है या फैक्ट है, पर्टिकुलर से हम लोग जाते हैं जनरल की तरफ, इंडक्टिव, ठीक है? पार्टिकुलर से जनरल की तरफ, पार्टिकुलर, पार्टी में आई दिख रहा है, इंडक्टिव में आई दिख रहा है, ठीक है? तो ऐसे याद रखिएगा, इंडक्टिव आई से शुरू होता है और पार्टिकुलर में बीच में एक आई जगह पे ब्रेक होता है, पार्टिकुलर, ठीक है? तो इंडक्टिव में क्या करते हैं, पार्टिकुलर से जाते हैं जनरल की ओर, जैसे एग्जाम्पल हो गया, पर्टिकुलर सी कोई बात है, उसे जनरल की तरफ, जैसे कि कोई एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, राम एक व्यक्ति है, ठीक है? राम एक व्यक्ति है या राम एक पुरुष है, और ये क्या हो गया कि राम एक पुरुष है, एक स्टेटमेंट है, और दूसरा स्टेटमेंट है इससे कि राम एक पुरुष है, और पुरुष क्या होते हैं, मरणशील होते हैं। तो पुरुष, इसका मतलब जितने भी पुरुष हैं, श्याम भी एक पुरुष है, रोहन भी एक पुरुष है, शुभम भी एक पुरुष है, ठीक है? तो इस तरीके से क्या हो गया कि जितने भी पुरुष हो गए वो सब क्या हो गए, सारे मरणशील हो गए। तो जब ये पता चल गया कि हमने एक के बारे में जाना और उस एक के बारे में जान के सब पे अप्लाई किया, पर्टिकुलर से जनरल की तरह, तो वो हुआ इंडक्टिव। एक व्यक्ति हेलमेट पहनकर नहीं चला रहा था, उसको चालान हुआ। तो इसके आधार पे नियम बना कि जो-जो हेलमेट नहीं चलाएगा, सब पे चालान होगा। तो एक ऑब्जर्वेशन से सब पे गया। और यहाँ पे हमारे बिहार में क्या होता है कि रास्ते में ही जो है, जो आ रहे होते हैं चालान कटवा के सबको इशारा करते हैं, "ए भाई, भाई चेकिंग हो रहा है, आराम से।" तो सब पहले ही जो है हिसाब से अपना रास्ता चेंज कर लेता है। दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं लॉजिक में, डिडक्टिव लॉजिक की बात करते हैं। तो डिडक्टिव लॉजिक में क्या होता है, जनरल से हम लोग विशेष की तरफ जाते हैं, ठीक है? जब कोई जनरल चीज़ है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, उससे हम लोग जाएँगे किसी विशेष चीज़ की तरफ, तो उसको हम लोग कहेंगे डिडक्टिव लॉजिक, ठीक है? जैसे डिडक्टिव लॉजिक का एक एग्ज़ाम्पल हम लोग देख सकते हैं। लो कॉस्ट एयरलाइंस ऑलवेज हैव डिलेज, ठीक है? यानी कि जो सस्ती एयरलाइन है, सस्ती फ्लाइट्स है, वो क्या है कि ऑलवेज डिले करके चलती है, हमेशा देर होती है, देर करके चलती हैं। तो इसका क्या मतलब है? हमने क्या किया, लो कॉस्ट एयरलाइंस डिडक्ट, हमने सारे एयरलाइंस में से किसको एक टारगेट किया, पर्टिकुलर को, लो कॉस्ट वाले को। तो जब हम बड़े से छोटे की तरफ आते हैं, ठीक है? यानी जनरल से पर्टिकुलर की तरफ आते हैं, तब हम लोग करते हैं डिडक्टिव लॉजिक का उपयोग, और छोटे से बड़े की तरफ, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं तो इंडक्टिव का यूज़ करते हैं। यही है इसका बेसिक, ठीक है? इतना ही समझना है, इसमें बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या चीज़ है? रिसर्च क्वेश्चन वो सारी चीज़ें हैं जो डब्ल्यूएच फैमिली से आती हैं। डब्ल्यूएच फैमिली मतलब रिसर्च क्वेश्चन में हमेशा क्या रहेगा, व्हाट इज़ हैपनिंग, है ना? क्या हो रहा है? इसको अगर ऑब्जेक्टिव वाले वे में, लक्ष्य के वे में लिखें कि क्या हो रहा है, मतलब टू फाइंड आउट, है ना? ढूँढना। दूसरा चीज़ है व्हाय, क्यों हो रहा है? ठीक है? तो उसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करना है हम लोग को। हाँ, फाइंड आउट करना है कि ये क्यों हो रहा है। तीसरा चीज़ है व्हेन, कब हुआ? तो हम लोग क्या करेंगे, मेज़रमेंट करेंगे, टाइम का मेज़रमेंट करेंगे। हाउ मच, कितना, कैसे पता चलेगा? मेज़रमेंट करेंगे, टू मेज़र। तो हम लोग का रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च ऑब्जेक्टिव में संबंध है। क्या संबंध है? एक दूसरे को गाइड करता है, ठीक है? सबसे पहले हम एक प्रश्न जानते हैं कि ये प्रश्न है, ये प्रश्न का ऐसे उत्तर देना है, और फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव यानी लक्ष्य निर्धारित होता है कि ये चीज़ है। तो प्रश्न और लक्ष्य क्या है? एक दूसरे को बनाता है। तो ये बिल्कुल मसल बिल्डिंग और बोन डेंसिटी की तरह है। अगर आप जिम जा रहे हैं, अगर आप प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, लेकिन आपके डाइट में कैल्शियम की कमी है,
तो फिर क्या होगा, आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम आने लगेगी और आपकी एज जैसे ही 35 क्रॉस करेगी, आपको गठिया और बोन और ये वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगेगी। तो जो भी लोग पहलवानी और ये वो चीज़ें करते हैं या इस तरह की शारीरिक वर्जिश वाला जिनमें उनका मसल्स पे प्रेशर पड़ता है, तो क्या होगा जब मसल मजबूत होगा आपका, तो मसल किस चीज़ से जुड़ा होता है? मसल हड्डी से जुड़ा होता है। जब मसल ज़्यादा फ़ोर्स जनरेट करेगा, तो खिंचाव किस पे डालेगा? हड्डी पे डालेगा, तो हड्डी का मजबूत होना ज़रूरी है। हड्डी के मजबूत होने के लिए आपका दूध पीना ज़रूरी है और आजकल तो पूरी दुनिया में दूध के प्रति ऐसा दुष्प्रचार लोगों ने करने का कसम खा लिया है। दूध जो है कैल्शियम प्राप्त करने का सबसे सहज और सरल साधन था, जिसको बॉडी सही से पचा भी लेता है और पूरे बॉडी में कैल्शियम चला भी जाता है। लेकिन पता नहीं क्या पूरी दुनिया में पागलपन चला है कि लोग दूध को छोड़ रहे हैं और पता नहीं क्या-क्या आलमंड मिल्क और ये सोया मिल्क और ये वो कर रहे हैं। मेन दूध जिसमें कैल्शियम है उसको छोड़ ही रहे हैं भाई। मिल्क में कैल्शियम ही नहीं होगा, क्या करोगे तुम? मिल्क में कैल्शियम भी होता है, प्रोटीन भी होता है, दोनों का बैलेंस होता है। तो दूध पीते रहने से क्या होगा, जिस हिसाब से आपकी मांसपेशियाँ मजबूत होंगी, उस हिसाब से हड्डियाँ भी मजबूत होंगी, तो इससे आप दीर्घायु होंगे। इसीलिए पुराने ज़माने के पहलवानों को देखते होंगे, दारा सिंह और ये वो और मिल्खा सिंह जैसे रेसर थे, उन लोग की डाइट में दूध बहुत ज़्यादा होता था, लंबे टाइम तक, उनकी हड्डी को कुछ नहीं हो रहा है, मांसपेशी कितना यूज़ किए फिर भी। आज के टाइम के जिमर और एथलीट्स को देखिएगा, 35 के बाद हार्ट अटैक आने लगता है और फिर हड्डी में प्रॉब्लम्स आने लगती है, हड्डियाँ खोखली होने लगती हैं। रीज़न हार्ट को पंप करने के लिए जिस चीज़ का उपयोग होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए सबसे ज़्यादा वो या और मसल वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम का उपयोग होता है और दूध बंद करके आप कैल्शियम की गोली खिला रहे हैं लोगों को। तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि जो ये चीज़ें हैं कि किस तरीके से मेथड और मेथोडोलॉजी जो है, ये चीज़ों में लागू होती है और एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती है। अब जैसे यहाँ पे हमने दूध का एग्ज़ाम्पल देखा कि दूध और इसका हड्डी का एग्ज़ाम्पल। तो क्या था, एक चीज़ दूसरे को गाइड कर रहा था, रिसर्च क्वेश्चन गाइड कर रहा था रिसर्च ऑब्जेक्टिव को, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रोटीन और कैल्शियम का कनेक्शन है हमारे बॉडी में। अब आगे देखते हैं कि रिसर्च मेथड और रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या एक ही चीज़ है? हाँ, सेम बट डिफरेंट वाली बात है, तो वही चीज़ है। रमेश-सुरेश जैसे हम लोग ऐड में देखते हैं ना, सिमिलर है। तो क्या है रिसर्च मेथड एक नाउन है, संज्ञा है, ठीक है? संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, स्थान या विषय के नाम को संज्ञा कहते हैं और वर्ब क्या होता है? वर्ब एक्शन वर्ड है, जो क्रिया का बोध कराता है कि कुछ हो रहा है। तो रिसर्च मेथड एक नाउन है, रिसर्च मेथोडोलॉजी एक वर्ब है। रिसर्च मेथड क्या बताता है कि व्हाट क्या है, क्या करना है और रिसर्च मेथोडोलॉजी ये बताता है कि कैसे करना है, हाउ, ठीक है? तो ये बारीक सा अंतर है, ये क्वेश्चन वाइवा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सारी बत्तियाँ गुल हो जाती है इस पे कि क्या एक ही है मतलब कुछ भी जवाब देने लगते हैं इमेजिन करके। तो ये जो है ना, ये इसको एकदम अच्छे से समझ लीजिए कि रिसर्च मेथड ये बताता है कि क्या करना है, रिसर्च मेथोडोलॉजी ये बताती है कि कैसे करना है। तो क्या करना है हमें ये चीज़ भी आता है कि क्या-क्या टूल्स हैं, ठीक है? किन टूल्स का उपयोग करें, किन मेथड्स का उपयोग करेंगे और रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये पता चला कि कैसे उपयोग करेंगे उन टूल्स का। तो क्या करना है हम लोग को दोनों पढ़ना है, दोनों समझना है। आज जो क्लास थी वो मेथोडोलॉजी की क्लास थी या मेथड की क्लास थी? बताइए अब? मेथड के। हाँ, मेथड की क्लास थी, ठीक है? तो आज की क्लास रिसर्च मेथड की क्लास थी जिसमें हम लोग जान रहे हैं कि क्या है रिसर्च मेथड। जब हम लोग बात करेंगे इसको कैसे-कैसे अप्लाई किया जाता है, क्रियात्मक पक्ष की बात करेंगे तब वो रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास होगी। हमने जो रूटीन बनाया है उसमें रिसर्च मेथड्स लिखा है, आप चाहें तो उसको मेथड स्लैश मेथोडोलॉजी भी समझ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आप देख लीजिए कि पहले क्या है रिसर्च और व्हाट इज़ रिसर्च है, टूल्स क्या-क्या है। जब तक इसको नहीं समझेंगे तो टूल को अप्लाई कैसे करेंगे? अगर आप कह रहे हैं कि नहीं हमें टूल अप्लाई करने हैं, तो आपको पेचकस से पेच खोलने के पहले आपको पेचकस पकड़ने तो आना चाहिए, पता तो चलना चाहिए कि पेचकस क्या है और क्यों यूज़ करते हैं और पेच क्या है। तो एग्ज़ैक्टली वही बात है, पहले मेथड फिर मेथोडोलॉजी। अब इसके बाद हम लोग आते हैं रिसर्च क्यों किया जाता है? बहुत सारे कारण हैं, ठीक है? ये इन जनरल बस डिस्कशन है, ये वाला टॉपिक ब्लैक कलर से जो लिखा हुआ है। बहुत सारे कारण हैं, सबसे पहला कारण है कि नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, मेरा सपना है, ठीक है? दूसरा कारण क्या है? पैशन। अब सब लोग ना इसमें एक-एक करके हमको बताइएगा कि किसका क्या कारण है। तीसरा कारण है मनी, मेरे को चाहिए पैसा, तो हमको रिसर्च करना है। एक से ज़्यादा भी हो सकता है।
चौथा कारण है कि सोसाइटी, ठीक है, कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है, कुछ समस्या है जिसका हमको निराकरण करना है, कुछ नया ढूँढना है हमको, है ना? और पाँचवाँ है कि न्यू चैलेंज, जीवन में चैलेंज की कमी हो गई है, कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मिसिंग है, चैलेंज लेते हैं, इसको करते हैं, इसको खोज के निकालते हैं, है ना? एडवेंचर वे में। तो ये 4-5 रीज़न्स होते हैं रिसर्च करने के। तो कोई बता सकता है व्यक्ति आगे बढ़ के जो-जो बताए हैं कि सबसे नहीं पूछेंगे, कौन आगे बढ़ के बता सकता है किसकी क्या-क्या वजह है रिसर्च करने की? क्योंकि इस वजह पे डिटरमाइन करेगा, ये डिटरमाइन करेगा कि आप कैसे एनवायरनमेंट का सिलेक्शन करेंगे, क्या गाइड का सिलेक्शन करेंगे, क्या टॉपिक होगा और आप उस मुताबिक हैं कि नहीं? बस ये जाँचना चाह रहे हैं। तो बताइए तो एक बार, क्यों रिसर्च करना चाह रहे हैं आप लोग? अगर कोई चाह रहे हैं तो? मनी में जॉब भी जोड़ सकते हैं यहाँ पे, है ना? पैसा चाहिए, जॉब चाहिए इसलिए। कोई नहीं बताएगा आगे बढ़ के, पैसा तो चाहिए ही चाहिए सर, ठीक है? और? लेकिन सबसे पहले वो जो डॉक्टर जो होता है ना, वो हाँ, कहलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, ठीक है। तो आपका 2 रीज़न है कि नाम के आगे डॉक्टर लगे और दूसरा जॉब हो जाए, ठीक है? हाँ, मनी। और इसके अलावा किसी का, इन दोनों के अलावा किसी का अन्य कोई रीज़न है यहाँ पे रिसर्च का? मेरा हुँ। नहीं, आपका नहीं, मतलब अन्य किसी व्यक्ति का निखत के अलावा? हाँ, मेरा है। क्या है? मेरा है न्यू चैलेंज और मनी। न्यू चैलेंज और? मेरा भी सर, बढ़िया, नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। ठीक है। एक न्यू चैलेंज हो गया बिहारी, और? मनी। मनी, मनी, ठीक है। मनी तो इम्पोर्टेंट है जी, तो हाँ, लेकिन न्यू चैलेंज इसलिए सर है इसमें क्योंकि सोसाइटी के लिए क्या हुआ, मतलब नहीं समझी, जैसे सोसाइटी में दिखाना या फिर सोसाइटी के लिए? नहीं, सोसाइटी के लिए, समाज सेवा के भाव से, दिखाने के भाव से नहीं। अच्छा, ठीक। हुँ। शुभम, क्या है रिसर्च का वजह? अच्छा, ठीक ठीक है। हुँ, ठीक है, समझ गया। निधि दी, आप बताइए तो, आप भी रेगुलर रहे हैं, हमको आपका भी जानना है रीज़न। मेरा ना पहले तो क्यूरियोसिटी था कि कुछ-कुछ जैसे टॉपिक होता है ना कि बच्चे के प्रति क्या भावना आता है न्यू चैलेंज में, ऐसा क्वेश्चन होता था। ठीक बट है? बाद में धीरे-धीरे चेंज होने लगा, हुँ, थोड़ा ये पीएचडी भी हो, पैशन हुँ, मतलब जॉब भी हो, हाँ। थोड़ा बढ़े, तीनों है मेरे लिए। तो हमको लग रहा है कि पाँचों है मतलब फिर तो। पैशन भी है, पीएचडी डिग्री भी है, मनी भी है, कुछ हाँ, कुछ उसका सोशल इम्पोर्टेंस भी और हो एक कि जाने। सोसाइटी बेस्ड भी है कि कुछ हाँ, रिसर्च करे, थोड़ा दिमाग बढ़े, थोड़ा सोसाइटी पे काम करें। बहुत बढ़िया, हम उम्मीद करते हैं आपका पाँचों ये चीज़ पूरा हो। मतलब एक जो परफेक्ट पीएचडी कैंडिडेट होता है, उसके अंदर पाँचों चीज़ें होती हैं, और एक ये, इसको एक बैलेंस कैंडिडेट का एग्ज़ाम्पल माना जाता है जिसके अंदर पाँचों नीड्स है, वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है। अब अलग-अलग लेवल्स हैं, ठीक है? एक कैंडिडेट जिसके कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ़ पीएचडी डिग्री चाहिए, वो सबसे गंदा कैंडिडेट है। समझे? या फिर कहिए, एक तरीके से गंदा भी कह सकते हैं, एक तरीके से बहुत अच्छा भी कह सकते हैं। उसको कुछ नहीं करना है, सर उसको सर डिग्री चाहिए, काम निकाले। एक बात सर, जब डॉक्टर बन ही जाएगा, पीएचडी कर ही जाएगा, तो उससे उसके तो मन में भावना होगी ना कि सोसाइटी के लिए भी कुछ करें और कोई ज़रूरी पैसे नहीं भी है, आ रहे हैं। आपके मन में है, अगले के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे मन में होगा ही। दुनिया गई भाड़ में, हमको तो कुछ सर नहीं करना वही है, था कॉपी सर, पेस्ट। मेरा मतलब वही था, सभी है उसमें भी। हम आपके लिए तो नहीं कह रहे हैं, सोसाइटी में हम, कुछ तो करेंगे ही करेंगे ना। हाँ, हम आपके लिए नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति केवल ये सोचता है कि हमको केवल पीएचडी किया, बाकी हमको कोई मतलब नहीं, तो वो बहुत गंदा कैंडिडेट है। भाई पीएचडी कर रहे हो तो तुमको मतलब होना चाहिए ना, तुमको जॉब होना चाहिए, कुछ सोसाइटी को कुछ दो, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो सिर्फ़ एक अगर किसी के पास ये है तो वो गंदा कैंडिडेट है। वो तो कुछ हम लोग, पहले ही सोच लेते, पर डॉक्टर लगेगा तो फिर अपने मन में कुछ आएगा ही ना कि अरे हाँ, कुछ बन गए हैं तो कुछ करेंगे ही ज़रूर। हाँ। ऐसा थोड़ी नहीं, है नहीं, कि वो बस बस हम छोड़ देंगे। निखत, अरे निखत आपके लिए हम नहीं कह रहे हैं, हम इन जनरल कह रहे हैं। आपका तो 2-3 रीज़न है ना, एक पीएचडी वाला रीज़न है, एक मनी वाला रीज़न है ना? हाँ ये 2 सर, रीज़न आपका था। सबसे पहले मेरा तो एक ही रीजन सोसाइटी के लिए था। सबसे पहले ये करेंगे, औरत को इतना नीचा क्यों समझता है कोई भी? क्या चीज़? सोसाइटी के लिए?
हाँ, बेवकूफ़ लोग हैं, वो लोग नीचा समझते हैं, जबकि सोसाइटी के लिए काम करने वाला एक्चुअली में वो बहुत सही चीज़ है। तो बहुत चलिए ज़्यादा कम दिमाग कम जाहिल समझता है कि औरत ही बहुत ज़्यादा बेकार है। जबकि हुँ, औरत नहीं रहेगी तो ज़्यादा कुछ होगा भी नहीं। हम एग्री तो करते हैं आपकी इस बात से, बिल्कुल एग्री करते हैं कि ये चीज़ गलत है मतलब फिर विमेन लेकर के ज़रूर बायस तो है। ऐसा करेंगे अगर ऐसा कुछ कर लिए तो सोसाइटी के लिए ये ज़रूर करेंगे। एकदम कीजिए, बहुत अच्छा है ये चीज़। सर अगर पीएचडी करने के बाद तो हाँ, पीएचडी करने क्या के बाद फिजा? तो ये सब कुछ आ जाता है, फैशन, क्या बोलते हैं, मनी, जॉब, सोसाइटी के लिए ना, ना, सब लोग ना, कर लेता है, बस पीएचडी हो ना, जाएगा। ना, ऐसा कुछ नहीं हाँ होता है। सब अच्छा, में ऐसा नहीं होता है। बहुत हाँ लोग सब में देखिएगा नहीं होता पीएचडी है, वो लेके बात घूम अलग रहा है। है, लेकिन हम तो यही बहुत सोचते हैं। आपके लिए हाँ, उसमें पढ़ाई का भावना नहीं जागता होगा कि कुछ करे, सोचता होगा बस बन गए हैं, बस हो गया, बात खत्म, सो जाए। अरे तो निखत ये तो गुण आप में है, ये तो पॉजिटिव क्वालिटी आप में सद्गुण है कि आप ऐसा सोच रहे हैं। हर व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता ना, वही हम कह रहे हैं कि वो हर हर किसी की रियलिटी नहीं है। वो आपका सोचना है, आप एक अच्छे कैंडिडेट है पीएचडी के लिए, मेरे कहने का ये मतलब है। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ़ वो सोच रहा है कि हमको रिसर्च का पैशन भी नहीं है, हमको रिसर्च नहीं करना, हमको पैसा भी नहीं चाहिए, हमको जॉब भी नहीं चाहिए, हमको सोसाइटी के लिए भी कुछ नहीं करना, हमको न्यू चैलेंज भी नहीं करना, हमको सिर्फ़ पीएचडी करना है। तो पीएचडी करके भी क्या ही कर लेगा? नाम के अगर डॉक्टर लग भी गया, तो क्या ही कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। शुभम क्लास की रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिएगा आप, ठीक है?